वेलकम गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज हम करेंगे वर्ल्ड वॉर 2। ओके, करेंगे नहीं मतलब लास्ट लास्ट क्लास जो फैसिज्म की हुई थी तो उसमें मैंने बोल दिया था आज हम करेंगे फैसिज्म। तो उसके वीडियो पे सबने नीचे लिखा है लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो ठीक है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। सो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में सारी चीजें दी हुई हैं, हमने क्या क्या इसमें कवर करना है। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रीटी ऑफ वर्से, देन नाजिज्म इन जर्मनी कैसे राइज हुआ। ओके, इकोनॉमिक क्राइसिस जो था, ग्रेट डिप्रेशन, उसका क्या इम्पैक्ट था नाजिज्म के राइज पे। देन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज और अर्ली अग्रेशन क्या थे हिटलर के। और म्यूनिक अग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है, 1938 में म्यूनिक अग्रीमेंट हुआ था, व्हाट वाज दैट। और इन्वेजन ऑफ पोलैंड, फाइनली इन्वेजन ऑफ पोलैंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ आपको चीजें बतानी जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर। तो वो चीजें मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, सो सबसे पहले ये देखो। तो जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसको मैं दो थिएटर में बांट रहा हूँ। आवाज आ रही है सबको? आई होप एवरीवन इज एबल टू हियर मी। सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? सो वर्ल्ड वॉर 2 जो है, ओके, क्रिस्टल क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर है, बस यही चाहिए मेरे को। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो दो थिएटर में डिवाइडेड है। एक है यूरोपियन थिएटर, जो यूरोप में वॉर हुआ था, और एक है पैसिफिक थिएटर। जब हम वर्ल्ड वॉर बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस टेंडेंसी, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स दे हैव दिस टेंडेंसी कि हम यूरोप पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट एक इक्वली ब्लडी वॉर पैसिफिक फ्रंट पे भी फाइट किया गया था। उसमें यूरोप में कौन था? तो यूरोप में इटली, जर्मनी, रोमेनिया एक तरफ थे। ओके, देर वेर ऑन वन साइड। एंड दूसरे तरफ कौन कौन से थे? फ्रांस। ओके, इनको एक्सिस बोलते थे, इटली, जर्मनी और रोमेनिया को वी यूज टू कॉल देम एक्सिस। और फ्रांस, यूके, यूएसएसआर लेटर, यूएसएसआर ज्वाइंट लेटर, उसकी कहानी अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन पोलैंड। ओके, ऑल दीज कंट्रीज दे वेर पार्ट ऑफ द एलाइज। इसमें एक कंट्री थी स्पेन, स्पेन एलाई थी इसकी, इटली जर्मनी की, लेकिन इट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर 2। ओके, ये याद रखना, इट डिड नॉट पार्टिसिपेट। मैंने बताया था स्पेनिश सिविल वॉर में हिटलर और मुसोलिनी ने हेल्प किया था फ्रांसिस्को फ्रांको का। फ्रांसिस्को फ्रांको वाज अ फासिस्ट लीडर ऑफ स्पेन, और उसको 1937 में उसने कम्युनिस्ट के साथ में, जिनको इंटरनेशनलिस्ट बोलते थे, कम्युनिस्ट के साथ में उसने एक फाइट किया था और उसमें हेल्प किया था जर्मनी और इटली ने। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में स्पेन स्टेड आउट, स्पेन डिड नॉट सपोर्ट एनी पार्टी। ओके, स्पेन डिड नॉट गो इनटू वॉर विथ एनी पार्टी, लेकिन उसका सपोर्ट था इटली और जर्मनी को, बट इट डिड नॉट फॉर्मली ज्वाइन द वॉर। पैसिफिक फ्रंट पे कौन कौन थे? और यहां पर लेटर ऑन यूएस ऑल्सो ज्वाइन। पैसिफिक फ्रंट पे जापान वाज देयर वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, एंड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कौन था? ब्रिटिश इंडिया। तो ये दिस वाज द होल थिंग। ओके, जो आप एक तरीके का समीकरण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो चीज थी ये। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे पैन आउट हो रहा था, इस तरीके से पैन आउट हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया कह सकते हो, एनजैक जिसको बोलते हैं, तो इट वाज आल्सो पार्ट, एनजैक भी इसका पार्ट था। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के जो ट्रूप थे, बट दे वेर पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, तो वो ब्रिटिशर्स के साथ ही लड़े थे। ओके, उनकी जो डिप्लॉयमेंट थी कनाडा की, ऑलराइट, वो इनके साथ लड़ी थी। नॉट एन, यस यू आर करेक्ट, चाइनीज नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट भी थे इसमें, फाइट में थे। दे वेर अ मेजर, दे वेर अ मेजर पावर ऑल्सो। और उनको यूएस के साथ आप ऐड भी कर सकते हो। सो दैट इज ओके, वन वन फैक्ट दैट वी कैन नॉट इग्नोर। सो दैट इज अ वेरी गुड एडिशन एक्चुअली। ओके, सो ये चीज था, आपको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट। ओके, रोड टू वर्ल्ड वॉर 2, इसको मैं क्या बोलता हूँ? विंड्स ऑफ वॉर भी बोलता हूँ। ओके, विंड्स ऑफ वॉर इज अ 9 सीरीज डॉक्यूमेंट्री। ओके, डॉक्यूमेंट्री टाइप का है, इट्स अ मूवी स्लैश डॉक्यूमेंट्री दैट यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट। यूट्यूब पे जाओगे तो टाइप करोगे विंड्स ऑफ वॉर, तो एक 9 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें दिखाता है कि कैसे इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी
हिटलर वॉर पे चला गया। ओके, हिटलर को जो रोकने की कोशिश थी, हाउ बेसिकली पीपल ट्राइड टू स्टॉप हिटलर, वो दिखाया गया है। एक विंड्स ऑफ वॉर करके शो है उसमें। सो लेट अस स्टार्ट विद ट्रीटी ऑफ वर्से। तो ट्रीटी ऑफ वर्से जो है वो, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, बिकॉज उसमें मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 231 was there, which made Germany the sole responsible power for World War II. And this was a sole responsibility किसकी थी? वर्ल्ड वॉर वन की, सॉरी नॉट वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी को पकड़ा दी गई थी। एंड उसको बोला गया था यू हैव टू पे रिपेरेशंस, क्योंकि सब आपकी गलती है, सब ये वॉर जो है आप ही के वजह से स्टार्ट हुआ था। एंड यू हैव टू पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गोल्ड्स मार्क। ओके, जो उसका जो करेंसी थी, उसको आपको पे करना है। किसको? फ्रांस को पे करना है, और आपको किसको पे करना है? यूके को पे करना है, और यूएस को पे करना है। उसके साथ बाद में प्रॉब्लम क्या हुई, दैट इन 1923 व्हेन जर्मनी डिफॉल्टेड ऑन इट्स पेमेंट, तो फ्रांस और बेल्जियम, जिनको पेमेंट जाना था अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्से, उसमें क्या था, दैट बेसिकली फ्रांस एंड बेल्जियम को पेमेंट नहीं गया। एंड फ्रांस एंड बेल्जियम वेंट एंड इन्वेडेड सम पार्ट्स ऑफ जर्मनी। तो ये वाला पार्ट देख रहे हो, दिस पार्ट जो है, दिस पार्ट वाज इन्वेडेड बाय फ्रांस एंड बेल्जियम, और इन्होंने क्या किया, इसको इन्वेड करके अपने कब्जे में ले लिया। एंड दिस वाज, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस वाज अ मेजर इंडस्ट्रियल हब। ये क्या है? एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है। ओके, रूर रीजन आपको मैंने बताया था, और मैंने आपको क्या बताया था? राइन लैंड। ओके, तो इट वाज अ मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया। यहाँ पर कोल बहुत आपको मिलेगा, और उसके वजह से इस एरिया को फ्रांस ने जाके ब्रीफली ऑक्यूपाई कर लिया था फ्रॉम 1923 टू 1925, बिकॉज जर्मनी जो है अपना ट्रीटी ऑफ वर्से के जो पेमेंट है उस पर डिफॉल्ट कर गया था। Okay, so this is the thing which led to a lot and lot of this stigma among the German nationalist कि यार ये हमारा national humiliation हुआ है। और उसके वजह से they started supporting the German nationalists who were part of a proud country and culture, जिनका thousands of year old Germanic culture था। They felt betrayed and humiliated by the French and the British and the allies. तो they saw it as a revisionist tendency कि जर्मनी को खत्म करना चाह रहे हैं, और जर्मनी इज अंडर सीज, और जर्मनी इज अंडर अटैक। तो दे सपोर्टेड अ मैन कॉल्ड एडोल्फ हिटलर। हिटलर का जो पावर है, मैंने बताया था म्यूनिक बियर वाला, याद है? म्यूनिक बियर हॉल पुच 1922 में ही डिड अ पुच। ओके, तो पुच इज क्या? इट्स लाइक अ कू। ओके, ये कू की तरह है। तो कू हुआ था in 1922, it was a failed coup, it was a failed attempt. Then 1922 के बाद से 1929 तक हिटलर का जो पावर है वो ग्रेजुअली बढ़ते रहा। little by little his power started rising, he started gaining popularity। लेकिन 1929 में जो इकोनॉमिक रिसेशन आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो उसका इम्पैक्ट जर्मनी पे भी आया। जर्मनी में क्या हुआ? हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। वाई हाइपर इन्फ्लेशन? बिकॉज जर्मन गवर्नमेंट हैड दिस ब्रिलियंट आइडिया दैट वाई नॉट प्रिंट मोर मनी टू पे आवर डेट्स। जो हमारा ट्रीटी ऑफ वर्से का डेट है, या जो नॉर्मल डेट है, उसको पेमेंट करने के लिए, सिंस इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था, यूएस का जो डिप्रेशन था उसके वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज हाइपर इन्फ्लेशन। एंड देन 1929 में जर्मनी में महामारी फैल गई। उसमें क्या होता है महामारी? नॉट दैट बीमारी वाली महामारी, बट इकोनॉमिक महामारी। एंड 1929 में there was a lot of chaos in Germany. People had to pay 500 up to 500 billion marks to for a loaf of bread. एंड द जर्मन करेंसी, जो जर्मन करेंसी का जो वैल्यू था, जर्मन करेंसी का वैल्यू, इट प्लमेटेड वेरी शार्पली। ओके, तो $1 was around 3-4 German marks in 1928।
एंड उसका वैल्यू विद इन 1 ईयर $1 वॉज नाउ 500 बिलियन मार्क्स. तो बेसिकली वर्थलेस पीस ऑफ पेपर बन गया एंड अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर सेविंग्स. तो जब इस टाइप का सर्कमस्टांसेस होता है तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, व्हाट हैपेंस इज दैट you get right wing nationalist tendency rises. Okay, basically extremism rise karta hai both ways. Not, I should not say right wing nationalist, but it can go either way. It can go right wing, जैसे नाजी पार्टी के साथ हुआ था, it gained prominence. या it can go left and become a communist. लेकिन extremism होता है, this is for sure. Okay, this is for sure. Okay, yes, there is a picture जहां पर जर्मन सिटीजन लोफ ऑफ ब्रेड के लिए अपना कार्ट में पैसे ले जा रहे हैं, इतना वर्थलेस करेंसी हो गया था. So Adolf Hitler, he came and he started his economic policies. मैंने बताया था that it was a scam. क्यों scam था? Do you guys remember why it was? I said that it is a scam because of MEFO बिल्स, राइट. वो बेसिकली डेट लेके उसने जर्मनी का उद्धार किया था. जो 1933 में हिटलर पावर में आया, फ्रॉम 1933 टू 1939, उसने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई थी दैट वाज ऑन बोरोड मनी. वो एक्चुअली में उसको पेमेंट बाद में करनी थी एंड दिस लेड टू अ बिग फैक्टर इन द इन्वेजन ऑफ पोलैंड इन 1939 बिकॉज मेफो बिल्स जो थे, मेजॉरिटी ऑफ द मेफो बिल्स, उनका मेच्योरिटी डेट था 1939 का. एंड इफ जर्मनी वुड नॉट हैव इन्वेडेड पोलैंड, इट वुड हैव डिफॉल्टेड. एंड जो भी कैसल्स बनाया था, ओके, whatever castles that Adolf Hitler had built in 19 from 1933 to 39, it would have come crashing down. Okay, so ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए. Then I'm going to tell you about some of the territorial expansion that Hitler wanted. तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी का जो एरिया था, टेरिटरी थी, I'll repeat. मेफो बिल्स क्या था? बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे. और उसको क्या करता था हिटलर, दैट बेसिकली उसको प्रिंट करके, रादर देन पेइंग मनी टू द कॉन्ट्रैक्टर्स हु बिल्ड हिज रोड्स एंड हाईवेज एंड फ्रीवेज एंड फैक्ट्रीज, उनको मेफो बिल्स पकड़ा देता था, पैसे नहीं देता था. एंड ही यूज्ड टू से कि मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्ट के साथ 4-5 साल बाद वापस करूंगा. ओके, ठीक है, यस. तो ये चीज है. और मेफो बिल्स की जो मेच्योरिटी डेट है, मतलब जब क्रेडिटर्स जो हैं, जब वो मांगने के लिए आ रहे थे, तो मेजॉरिटी जो मेच्योरिटी थी वो 1939 टू 1941 के बीच होने वाली थी. एंड हिटलर वाज शिट स्केयर्ड एंड ही वाज वेरी वेरी स्केयर्ड कि ये क्यों हो रहा है. ओके, एंड उसने बोला कि करे क्या, अदरवाइज जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती, बिकॉज अचानक से बहुत सारे पैसे ड्यू हो जाते जर्मनी को. जर्मनी सेड कि अब एक्सपेंशन करना पड़ेगा और जो कंट्री है, जिस कंट्री को हम इन्वेड करेंगे, उसका पैसा लेके हम ये मेफो बिल्स वगैरह भर देंगे और उसका पैसा लेके ओके वी आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स. तो यहां पर देखो जरा सा, तो यहां पर हिटलर का क्या प्लान था? वो बेसिकली जर्मैनिक स्पीकिंग एरियाज को कैप्चर करना. तो वर्ल्ड वॉर 1 में दे हैड अ लॉट ऑफ टेरिटोरियल लॉस. उसमें कौन कौन से थे? रूर, इट लॉस्ट द रूरलैंड, रूर का जो एरिया था, राइन वगैरह का जो एरिया था, उसको दे लॉस्ट. ओके, देन इट लॉस्ट द सिटी ऑफ डांजिग. ये वाला जो एरिया है उसमें से पोलैंड को दिया गया कुछ हिस्सा. ओके, उसके बाद कुछ हिस्सा यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्रांस वगैरह ने ले लिया. एल्से लॉरेन करके एक जगह है, आपको मैंने बताया था ना, वो लास्ट लेसन वाला जो हमारे क्लास 12th की किताब में फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर वाज दिस प्रोविंस कॉल्ड एल्से लॉरेन करके. और एल्से लॉरेन में फ्रेंच स्पीकिंग एरिया था, जर्मनी के कब्जे में था 60 साल तक. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 फ्रांस ने उसको वापस ले लिया. तो एक नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ था. जर्मनी के लॉट ऑफ लैंड वाज टेकन बाय पोलैंड एंड अदर कंट्री. देन देयर वाज दिस एरिया कॉल्ड डांजिग, फ्री सिटी ऑफ डांजिग. तो डांजिग जो बेसिकली था, वो लीग ऑफ नेशंस ने उसको इंटरनेशनल सिटी बोल के और उसको जर्मनी के कब्जे से हटा दिया था. तो जर्मनी ने कहा कि ये जो पोलैंड है वो हमें डांजिग इज लोकेटेड हियर, वेट अ मिनट, आई विल जस्ट चेंज द कलर.
तो जो डांजिग है वो यहाँ पर है, ओके, सपोज डांजिग इज समवेयर हेयर, और बीच में पोलैंड को स्ट्रिप दे दिया गया कि जो डांजिग है, ये जो ईस्ट प्रशिया इसको बोलते हैं, ईस्ट प्रशिया है और जो प्रॉपर जर्मनी है उसके बीच में आप ये ब्रिज की तरह काम करो, वेज की तरह काम करो। तो हिटलर ने बोला कि डायरेक्ट एक्सेस वी वांट डायरेक्ट एक्सेस बिटवीन प्रॉपर जर्मनी एंड दिस एरिया, ओके। देन व्हाट हैपेंड वाज, ये जो एरिया है, यू नो, जिस दिस ये जो रूर वाला एरिया मैंने आपको बताया, राइनलैंड का एरिया बताया, वो वाले एरिया में बेसिकली दो चीजें हुई थी। एक तो उसको बोला गया था कि ठीक है, दिस विल बी टेकन एज अ होस्टेज, ओके, दिस विल बी टेकन एज अ होस्टेज। दूसरी चीज क्या थी कि उसको डीमिलिटराइज करो आप, उसको क्या करो आप, डीमिलिटराइज करो। तो डीमिलिटराइजेशन हुआ। हिटलर ने क्या किया, 1935 में अपने ट्रूप्स भेज दिया, एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन डिड नॉट डू एनीथिंग। व्हाई? डीमिलिटराइजेशन से मिलिटराइज हो गया। व्हाई? बिकॉज दे थॉट कि यार जर्मनी जो है उस पे मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा हार्श हो सकता है, 1919 का ट्रीटी जो है वो थोड़ा हार्श हो सकता है। दूसरी चीज हिटलर ने क्या की, दैट यहां पर जो है दिस एरिया, ओके, इसमें एक जगह था उसका नाम था सूडेटन लैंड, और सूडेटन लैंड जो है वो बेसिकली इट वाज अंडर चेक रिपब्लिक, लेकिन जर्मैनिक एरिया था। ये देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, दिस इज द सूडेटन लैंड विच इज जर्मन स्पीकिंग एरिया, ओके। सो इट सेड कि हम मुझे ये चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए। देन ब्रिटेन एंड फ्रांस सेड नहीं, ये तो नहीं मिलेगा, हमने देखो तुम्हारी बहुत सारी डिमांड्स मानी है। वाई? बिकॉज हम अब थक चुके हैं, हमें वॉर नहीं चाहिए, वी डू नॉट रिक्वायर अ वॉर। तो हमने तुम्हारी डिमांड्स मान ली, लेकिन ये सुडेटन लैंड तो नहीं देंगे। तो हिटलर स्टार्टेड थ्रोइंग अ टैंट्रम एंड ही सेड कि अगर नहीं दोगे, यस, द डॉटेड एरिया इज द सुडेटन लैंड, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं इन्वेड करके ले लूंगा, ऐसे लूंगा या वैसे लूंगा, लूंगा तो जरूर लूंगा, ठीक है। दूसरी चीज इसने क्या बोला, देखो हिटलर जो था, ही वॉज अ ऑस्ट्रियन, ओके, बाई बर्थ ही वॉज ऑस्ट्रियन। वो जर्मनी यहां पर पैदा हुआ था, अराउंड इस एरिया में, तो जर्मनी इधर था, जैसे बॉर्डर पे पैदा हुआ था एकदम, लेकिन वो था ऑस्ट्रियन, ओके। ही सेड कि मैं खून से जर्मन हूं, और विच आइडियोलॉजी से जर्मन हूं, और माइंड से जर्मन हूं, बट ओनली थिंग इज कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ इज ऑन द बॉर्डर, यू नो, ऑस्ट्रिया में फॉल होता है। तो क्योंकि उसके फादर जो है वो जर्मनी में जाके काम करते थे, ही टुक अप पोजीशंस इन दी कस्टम्स, और कस्टम में बड़े ऑफिसर थे, ही रिटायर्ड एज अ वेरी बिग इंस्पेक्टर। एंड कस्टम में क्या करते थे कि ही दे यूज्ड टू लिव इन ऑस्ट्रिया, उसकी फैमिली जो रहती थी ऑस्ट्रिया में रहती थी, लेकिन उसके फादर, इतना छोटा डिस्टेंस था बिटवीन हिज नेटिव प्लेस एंड जर्मनी कि हिज फादर यूज्ड टू वॉक टू जर्मनी एंड ज्वाइन हिज ऑफिस देयर। तो वो कहता, उसने क्या कहा कि यार ऑस्ट्रिया और जर्मनी बोथ आर जर्मैनिक कंट्रीज, बोथ आर जर्मन स्पीकिंग टेरिटरीज, तो व्हाई नॉट वी मर्ज। तो एक चीज हुई जिसको कहते हैं, एक इवेंट था जिसको कहते हैं आंशलुस। आंशलुस था ऑस्ट्रिया और जर्मनी का यूनिफिकेशन, ओके। गरीबी उसके फादर के मरने के बाद, आफ्टर हिटलर, अलोयस हिटलर, उसके फादर का नाम था अलोय हिटलर। आफ्टर एलॉय एलॉय डाइड, तो उसके बाद उसको गरीबी का सामना करना पड़ा। वाई? बिकॉज उसको ये था कि अनलेस एंड अनटिल ही टर्न 21 उसको इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी। तो हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 13 ओनली, 13 या और भी छोटा था, नॉट वेरी श्योर। तो 7-8 साल वो गरीबी में वियना में रहा। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, वहां पर पेंटिंग वेंटिंग अपना करता था, ठीक है। तो आंशलुस क्या था, आंशलुस वाज बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ, दैट नाजी पार्टी ने एक अपनी ब्रांच खोल दी, और वहां पर जो नाजी सिंपथाइजर थे, दे स्टार्टेड पॉलिटिकल कैनवसिंग। मतलब बोलने लगे, देखो देखो, हिटलर ने तो यार 4 साल में जर्मनी की काया पलट कर दी, बेसिकली जर्मनी इज ट्रांसफॉर्म्ड अंडर हिटलर, okay, so why not, okay, we also join Hitler's Germany because we both are Germanic speaking countries, why not, okay. So what happened was in 1937 around, जो वहां का ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का जो लीडर था, who was against आंशलुस, आंशलुस के अगेंस्ट था, तो उसको नाजी नाजी पार्टी ने असासिनेट करवा दिया, एंड ही वाज असासिनेटेड, ओके।
ही वॉज असैसिनेटेड, और उसके बाद से बेसिकली नाजी पार्टी स्टार्टेड कैनवसिंग की देखो जो मेन आदमी था हु वाज अपोजिंग दिस थिंग, ही इज डेड, तो व्हाई नॉट ओके वी डू। तो 1938 में एक ब्लडलेस इन्वेजन हुआ जर्मनी का ऑस्ट्रिया में, एंड पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया वेलकम द जर्मन ट्रूप्स, एंड ऑस्ट्रिया जो है वो मिल गया। तो ये वाला जो पूरा एरिया है, दिस इंटायर एरिया ओके was now part of Germany except this which was Poland। ओके पोलैंड से वो मांग रहे थे कि हमें एक कॉरिडोर दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तो पोलैंड सेड नो। ओके पोलैंड सेड नो। अब आते हैं म्यूनिक अग्रीमेंट पे। म्यूनिक अग्रीमेंट क्या था रिगार्डिंग चेकोस्लोवाकिया। तो हिटलर का आइडिया आपको पता था, लीबेन सेरोम। व्हाई डिड ही वांटेड टू एक्सपैंड, वो जर्मनी को एक्सपैंड क्यों करना चाहता था? टू गेट इनफ स्पेस फॉर द जर्मन स्पीकिंग और द जर्मैनिक पीपल ओके। और उसने बोला कि मैं ईस्टर्न यूरोप को खाली करा के वहां पर जर्मैनिक लोगों को सेटल कराऊंगा। मैंने एक और चीज बताई थी लास्ट क्लास में फासिज्म के राइज पे, दैट बेसिकली हिटलर का प्लान क्या था, दैट ओके ही वाज गिविंग अवार्ड्स। तो गोल्ड स्टार मिलता था 8 बच्चों पे, इफ यू वेर एन आर्यन मदर, जर्मन आर्यन मदर, तो 8 बच्चों पे आपको गोल्ड स्टार मिलता था, 6 बच्चों पे सिल्वर, और 4 बच्चों पे आपको मिलता था ब्रोंज स्टार। ऐसा क्यों होता था? फिर आपको थिएटर के टिकट्स मिलते थे फ्री, और भी बहुत सारे आपको फैसिलिटीज मिलते थे, आपको बैंक में लोन आपको प्रायोरिटी पे मिलता था। व्हाट वाज द रैशनल? दैट जर्मैनिक आर्यन मदर रेशियली प्योर बच्चों को जन्म देगी, और उससे जब मेरा लीबेन सेरोम प्लान ओके बेसिकली लीबेन सेरोम मतलब लिविंग स्पेस प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मैं इन बच्चों को जो बेबी बूम रहेगा उनको मैं सेटल करूंगा इस एरिया पे। ओके आई विल बी सेटलिंग दीज पीपल इन द एरिया। ठीक है। देन व्हाट वाज द इवेंट लीडिंग अप टू द जर्मन इन्वेजन? तो रीऑक्यूपेशन ऑफ राइनलैंड मैंने आपको बता दिया था, डीमिलिटराइज्ड हो गया था राइनलैंड ट्रीटी ऑफ वर्से के अंदर, लेकिन जब हिटलर ने अपने फोर्सेस भेजे तो उसको वापस से कैप्चर कर लिया, एंड द पीपल ऑफ दिस एरिया दे वोटेड इन अ रेफरेंडम टू ज्वाइन बैक ओके, टू ज्वाइन बैक द एरिया। और ओवरवेलमिंगली प्लस 90% प्लस ओके आई थिंक 99% के अराउंड था, उसमें उन्होंने वोट किया कि भाई हमें वापस जर्मनी में जाना है, बिकॉज हम स्टेटलेस की तरह काम कर रहे हैं बहुत दिनों से। Then Anschluss, I told you about Anschluss, how Anschluss happened. So this is, the Nazi column which invaded in a bloodless invasion. Tha basically, this was a bloodless invasion of Austria, and basically you can see the Nazi flags, and these are the Austrian people who are cheering the arrival of the German troops and the unification of Germany and Austria. And Hitler annexed Austria without firing a shot, and he consolidated German speaking region under the so-called Third Reich. अब म्यूनिक अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द म्यूनिक अग्रीमेंट एंड हाउ इट फेल्ड टू इंश्योर दैट वर्ल्ड वॉर 2 डिड नॉट टेक प्लेस, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो 1938 में हिटलर का कहाँ आई था? चेकोस्लोवाकिया के सुडेटन लैंड रीजन पे, एंड ही सेड कि मैं तो लूंगा क्योंकि वहां पर जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं, आई विल टेक द सुडेटन लैंड। एंड देन चेकोस्लोवाकिया जो है उसने मना कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप माय टेरिटरी, एंड दे आस्क्ड फ्रांस एंड ब्रिटेन कि आप हेल्प करें हमारी। पहले फ्रांस के पास गए तो फ्रांस ने बोला कि ब्रिटेन से बात करता हूं मैं कि यार हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो हिटलर को स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा। अग्रीमेंट क्या था कि चेकोस्लोवाकिया जो है ओके, अब क्या हुआ कि चेकोस्लोवाकिया को प्रोटेक्ट नहीं किया उन्होंने, they did not protect Czechoslovakia. What they did was, because एक pacifism का wave था, what it was, there was a pacifism wave after World War One. World War One के बाद एक pacifism का wave था, उसके चलते उसके चलते what happened was basically जो ब्रिटेन और फ्रांस है एंड इवन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो नहीं चाहते थे कि मैं वॉर पे जाऊं वापस से, बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। तो उन्होंने क्या बोला, देखो चेकोस्लोवाकिया छोटा सा रीजन तो मांग रहा है, दे दो, सुडेटन लैंड दे दो ओके। तो बहुत बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगा कि क्या हिटलर इन्वेड करेगा या हम हिटलर को अपीज कर सकते हैं, उसको कैन वी बाई पीस? दैट वाज द क्वेश्चन, कैन यू बाई पीस ओके।
तो बहुत लोगों ने मना किया, जिसमें से विंस्टन चर्चिल वाज अ बिग प्रोपोनेंट। उन्होंने बोला कि भाई हिटलर का जो फितरत है, हिटलर्स इंटेंशंस आर नॉट प्योर। ओके, हिटलर्स इंटेंशन आर नॉट प्योर। तो यू कैन नॉट अपीज हिटलर। आज एक तरीके से आप बोल सकते हो भस्मासुर जैसा था हिटलर। उसको तुम थोड़ा खिलाते वो और मांगता। बेसिकली यू सीड एन इंच एंड हिटलर वुड टेक अ माइल। दैट वाज द बेसिक द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड हिटलर्स प्लान। ठीक है। सो अग्रीमेंट क्या था दोस्त कि चेकोस्लोवाकिया वुड गिव अप। ओके, चेकोस्लोवाकिया वुड गिव अप अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड, सुडेटन लैंड को देगा। ठीक है। म्यूनिक अग्रीमेंट में क्या हुआ, दैट जर्मनी जो है वो सुडेटन लैंड को एनेक्स करेगा और ऑक्यूपाई करेगा, और चेकोस्लोवाकिया को फोर्स कर दिया गया इस डिसीजन को एक्सेप्ट करने में। एंड म्यूनिक में साइनिंग हुआ। और एक बहुत ही स्ट्रेंज बात यह थी कि वहां पर कोई भी चेकोस्लोवाकिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, ना ही यूएसएसआर का रिप्रेजेंटेटिव था। तो बिना चेकोस्लोवाकिया के रिप्रेजेंटेटिव के फ्रांस और ब्रिटेन ने चेक चेक टेरिटरी को हैंड ओवर कर दिया। किसको? हिटलर को। एक मूवी भी है नेटफ्लिक्स पे, अगर आप देखना चाहो, म्यूनिक म्यूनिक 1938 टाइप करोगे तो आ जाएगी। ओके, म्यूनिक इज अ डिफरेंट मूवी एज वेल, जो पैलेस्टीनियन ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन था, दैट वाज डिफरेंट। म्यूनिक एज ऑफ वॉर नाम है, वेरी गुड। तो म्यूनिक एज ऑफ वॉर आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड मूवी। तो ये है भाई साहब अपने नेविल चेम्बरलेन। नेविल चेम्बरलेन वाज द प्राइम मिनिस्टर बिफोर विंस्टन चर्चिल। Okay, he was the pre-war prime minister. तो he was a very big pacifist and he believed कि हम कंसेशन देके, ठीक है, yes, I'm talking about that, हम कंसेशन देके हिटलर को अपीज कर सकते हैं। प्रॉब्लम विद दिस वाज कि नेविल चेम्बरलेन डिड नॉट करेक्टली आइडेंटिफाई हिटलर। तो ये जो आप देख सकते हो पिक्चर, दिस इज जस्ट आफ्टर ही लैंडेड फ्रॉम म्यूनिक। म्यूनिक जो है, म्यूनिक से आए और ये लंदन के एयरपोर्ट का टारमैक है, वहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उन्होंने क्या बोला, दिस डॉक्यूमेंट जो मैं हाथ में रखा हुआ हूं, ये म्यूनिक अग्रीमेंट जो है, इसको क्या बोलते हैं? म्यूनिक अग्रीमेंट। दिस इज, ही डब्ड इट एज पीस इन आवर टाइम। ओके, पीस इन आवर टाइम्स, मतलब दिस म्यूनिक अग्रीमेंट वुड गारंटी कि एक और वॉर यूरोप में, ओके, एक और वॉर यूरोप में ना हो। ओके, सो दिस वाज हिज मेजर इंटेंशन। ओके, तो जो नेविल चेम्बरलेन है, ओके, नेविल चेम्बरलेन ही उनको पता चल गया। ओके, उनको पता चल गया बेसिकली आफ्टर हिटलर इन्वेडेड। ओके, आफ्टर हिटलर इन्वेडेड उनको पता चल गया कि भाई मैंने जो किया था, ओके, मैंने जो किया था दैट वाज रॉन्ग। ओके, सो चेम्बरलेन वाज अ कंजर्वेटिव। ओके, ही वाज अ टोरी। ओके, वो सेम पार्टी से थे विंस्टन चर्चिल के। सो म्यूनिक अग्रीमेंट अब क्या हुआ उसके बाद जरा देखते हैं। तो म्यूनिक अग्रीमेंट जो है, म्यूनिक अग्रीमेंट अपीजमेंट के लिए हुआ था, लेकिन हिटलर ने क्या किया, मार्च 1939, विद इन फ्यू मंथ्स signing the Munich agreement, he violated the Munich agreement and he occupied remaining parts of Czechoslovakia. He occupied remaining parts of Czechoslovakia, और उसके बाद नेवल चेम्बरलेन को पता चल गया and he had to resign. That okay, my strategy has failed and this will not work. Okay, so he did not resign until actually Hitler invaded. उसके बाद finally Churchill took over and Churchill जो थे, he actually saved Britain. Okay, आपने वो सुना होगा, उनका बहुत फेमस स्पीच है, we shall fight on the lands, we shall fight in the seas, we shall fight in the air, we shall fight in the home country, and if our home country get occupied, so then by God we shall fight in our colonies. Okay, so we shall carry on the fights till death, but we shall never surrender. So it's a very very iconic speech. एक मूवी है, चर्चिल पे ही मूवी है, तो बड़ी ब्यूटिफुली उसको दिखाया गया। बट अगर ओरिजिनल स्पीच सुनोगे तो इट वाज नॉट डिलीवर्ड इन अ वेरी एम्फेटिक मैनर। इट वाज डिलीवर्ड, आधी चीज तो आपको समझ नहीं आएगी, बिकॉज चर्चिल का जो एक्सेंट था, इट इज वेरी ऐसा लग रहा है कोई ड्रंकन मैन बोल रहा है। ओके, लेकिन एक मूवी आई है चर्चिल नाम ही है उसका, आप वो देख सकते हो।
So Munich agreement was blatantly March 1939 तक सबको समझ आ गया था कि जो म्यूनिक अग्रीमेंट है वो पेपर, इट इज वर्थ द पेपर इट इज प्रिंटेड ऑन ओनली। और हिटलर ने क्या किया, पूरे चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड करके और उसको कैप्चर कर लिया। देन नाजी सोवियत नॉन अग्रेशन पैक्ट अगस्त। अब बचा है कितना, एक महीना, ऑलमोस्ट 1 month इज लेफ्ट फॉर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो नाजी सोवियत नॉन अग्रेशन पैक्ट अब साइन हुआ, तो इसको बोलते हैं मोलोटॉव रिबेंट्रॉप पैक्ट। तो इसमें बहुत सारे पब्लिक प्रोविजंस थे जो कि सबको पता थे। उसमें क्या था, दैट मोलोटॉव वाज, एक नाम था बंदा क्या, व्याचिस्लाव मोलोटॉव। ओके, व्याचिस्लाव मोलोटॉव था, ही वाज द यूएसएसआर फॉरेन मिनिस्टर। और योकिम फॉन रिबेंट्रॉप जो था, ही वाज जर्मन फॉरेन मिनिस्टर। तो इसीलिए बोला जाता है मोलोटॉव रिबेंट्रॉप पैक्ट और नाजी सोवियत नॉन अग्रेशन पैक्ट। इसमें क्या था कि जर्मनी और जो सोवियत यूनियन है वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेगा। और उसमें क्या है, दैट यूएसएसआर विल सप्लाई रॉ मटेरियल्स जैसे कि कोल, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि आयरन और पेट्रोल, जो कि जर्मनी में उतने क्वांटिटी में नहीं है। एंड जर्मनी इन रिटर्न विल प्रोवाइड फिनिश्ड गुड्स। वाई? बिकॉज जर्मनी जो है इट वाज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड पावर और यूएसएसआर के पास इंडस्ट्री नहीं थी। तो दोनों को ये बेसिकली पैक्ट था। उसमें एक सीक्रेट पैक्ट भी था, उसमें एक सीक्रेट पैक्ट भी था। व्हाट वाज दैट सीक्रेट पैक्ट? कि ईस्टर्न यूरोप को, ईस्टर्न यूरोप जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे। ओके, उसको हम डिवाइड कर देंगे, पोलैंड को हम डिवाइड करेंगे बिटवीन द सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें पोलैंड, बाल्टिक नेशंस और फिनलैंड इंक्लूडेड है। जिसमें क्या, फिनलैंड, बाल्टिक नेशंस और पोलैंड। और जर्मनी के हाथ क्या लगा, बाल्कन्स और वेस्टर्न पोलैंड। ओके, कुछ पूछ रहा था क्या, ये वांट टू से समथिंग वैभव? यस सर, जब से ऑपरेशन बारबारोसा जब वो स्टार्ट हुआ था, तब से जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है मोलोटोव, तो उसको सर स्टालिन ने सर साक करा था, नहीं करा था? हेलो। और ओके, दैट इज द थिंग। एंड मोलोटोव जो है, ही वाज अ वेरी ही वाज कंसिडर्ड अ वेरी एफिशिएंट फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। एंड और कुछ नहीं ना पूछना, कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, डिड स्टालिन आल्सो हैंडेड ओवर जर्मनी, You were not जर्मन? actually audible for some time in between, man. ओके, Just repeat yourself. आई वाज नॉट ऑडिबल। Yeah, you were भैया not audible. वैभव के क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे थे वो ऑडिबल नहीं था। ओके ओके, Yes. I'll repeat again, I'll repeat again. उसका क्वेश्चन क्या था कि मोलोटोव को सैक नहीं, मोलोटोव को सैक नहीं किया गया था। मोलोटोव वाज कंसिडर्ड एन एफिशिएंट मिनिस्टर एंड उस वो काफी दिन तक हायर एशेलॉन्स में बैठा रहा। ठीक है, एनी पार्ट, कोई दूसरा पार्ट आपको मिस हुआ था? कोई दूसरा पार्ट मिस हुआ था बता देना। ठीक है, अब आ रही है ना आवाज, क्लियर आ रही है? आई थिंक थोड़ा सा वो इंटरनेट का इशू होगा मे बी। ओके, तुरंत बता दिया करो, ठीक है? ऑल राइट, सो मैंने ये बताया, आपको बता दिया था फिनलैंड कैसे मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट में फिनलैंड, द बाल्टिक्स एंड ईस्टर्न पोलैंड वाज हैंडेड ओवर टू यूएसएसआर एंड जर्मनी को बाल्कन्स और वो मिल गया था वेस्टर्न पोलैंड। ये वाली बात तो आपको पता है ना? तो ये मतलब ये सुनाई दिया था आपको? एक बार कंफर्म कर दो जल्दी से, यस और नो? यस, ओके ठीक है, यस यस, बोलो भाई साई। भैया ये मोलोटॉव रिबेंट्रॉप पैक्ट में जो कंट्रीज डिवाइड करे थे इन्होंने, वर दे एनेक्स्ड बाय मिलिट्री एक्शन या बस ऐसे ही इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया था बस, ये ऑलरेडी किसी के अंडर थे एंड देन दे जस्ट डिवाइडेड इट? नहीं नहीं, वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, उनको उनको डिवाइड कर दिया। फिनलैंड इंडिपेंडेंट था, पोलैंड इंडिपेंडेंट था। ओके, द बाल्कन्स वेर इंडिपेंडेंट, बाल्टिक्स वेर इंडिपेंडेंट। तो बाल्टिक में एस्टोनिया, लिथुएनिया और लैटविया जो है, ओके,
दे वेर री-एनेक्स्ड बाय यूएसएसआर। पहले ये रशियन एम्पायर के पार्ट थे, उसके बाद 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद दे बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्रीज। उसके बाद दे एंजॉयड 20 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड देन 1939 में अंडर दी प्रोविजंस ऑफ द मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट, उसमें क्या बोला था जर्मनी ने बेसिकली सोवियत यूनियन को, दैट आप अगर करते हैं इन तीनों को रीऑक्यूपाई तो हम कुछ नहीं करेंगे, ओके, दे विल नॉट गेट आवर सपोर्ट। तो बेसिकली दे वॉकड इन द कंट्री एंड दे रीऑक्यूपाइड, ओके। और फिनलैंड जो है, फिनलैंड वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन उसको इन्वेड करने की कोशिश की थी, उसका नाम था विंटर वॉर। क्या था? विंटर वॉर था 1939 का। एंड उसमें जो उसमें एक बंदा था सीमो हाया, हाहा, हाया या हाहा क्या बोलते हैं, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो सीमो नाम क्या था? हाया, ओके, हाहा या हाया ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो सीमो हाया वाज अ फिनिश स्नाइपर एंड ही किल्ड मोर देन 1000 सोवियत सोल्जर्स। तो प्रॉब्लम क्या हुई? व्हेन दे इन्वेडेड द बाल्टिक स्टेट्स, व्हेन दे इन्वेडेड दी बाल्टिक स्टेट्स, तो उन्होंने तुरंत कैप्चर कर लिया यूएसएसआर ने। लेकिन जब फिनलैंड को कैप्चर करने गए तो विंटर वॉर में 1939 में एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज फिनलैंड वाज एबल टू फाइट बैक। और ऐसा भी हुआ था एक टाइम पे दैट दे केम क्लोज टू ऑक्यूपाई सेंट पीटर्सबर्ग। जब जर्मनी ने इन्वेड कर दिया था तो फिनलैंड बिकेम एन अलाई ऑफ जर्मनी, एंड एक टाइम ऐसा आया था कि ऑलमोस्ट सेंट पीटर्सबर्ग कैप्चर हो गया था, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बिफोर द जब वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में फाइट होना अभी 2 साल बाकी है, 1941 जून में स्टार्ट हुआ था। उसके पहले व्हाट यूएसएसआर वाज डूइंग कि मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट जो है उसके अंडर में जितने भी कंट्रीज उसको एलोकेट किए गए थे, ओके, उसको एलोकेट किए गए थे, उसको वो कैप्चर कर रहा था। उसमें फिनलैंड से ट्राई किया उसने 2 बार, इट वाज अनसक्सेसफुल। यस, लेनिनग्राड को बोलते हैं, लेनिनग्राड वाज कॉल्ड दिस थिंग सेंट पीटर्सबर्ग, ओके। पहले बोलते थे पेट्रोग्राड, उसके पहले बोलते थे सेंट पीटर्सबर्ग, देन ड्यूरिंग द सोवियत टाइम्स इट चेंज टू लेनिनग्राड एंड देन लेनिनग्राड था क्या? यस, लेनिनग्राड था, यस, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, invasion of Poland. So these are the the German bombers. This is the German Navy जो है, okay, the German Navy. आवाज आ रही है? Hello, are you guys able to hear me? Yes. अबे Yes. तो पूरी बात बोला करो। ये दो वो what is this two question mark? I get the thing कि ठीक है। Anyways, this is the German bombers. इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? स्टूका डाइव बॉम्बर्स, स्टूका डाइव बॉम्बर्स। इसको ये यूंकर्स का एक कंपनी थी, उसकी U-88 बॉम्बर्स हैं। देन दिस इज द जर्मन नेवी शेलिंग द पोर्ट ऑफ डांस्क। देन दिस इज द जर्मन कॉलम्स, टैंक कॉलम। देन दीज आर द जर्मन जर्मन सोल्जर्स। और ये जो है ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फोटो है। ये किसका फोटो है? दिस इज सोवियत कैप्टन मीटिंग विथ अ जर्मन ऑफिसर। अब ये कहां से आ गया? दिस दे आर मीटिंग इन पोलैंड आफ्टर इन्वेडिंग पोलैंड फ्रॉम बोथ साइड्स। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन का नाम था केस वाइट। सो जर्मनी ने क्या किया? 1 सितंबर को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। डू यू नो व्हाट इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मतलब अपने ही ऊपर अटैक कर दिया, ये कह के कि देखो पोलैंड ने मेरे पहले ऊपर अटैक किया था। यस, द टैंक कॉलम्स आर फ्रॉम द ब्लिट्जक्रीग इम्पैक्ट, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था केस वाइट, ओके। केस वाइट जो है उसको इनिशिएट किया गया 1 सितंबर 1939 को। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका मतलब होता है अपने ऊपर ऑपरेट कर लेना, ओके, फेक ऑपरेशन टू इंसाइट वॉर, करेक्ट। तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में एक जर्मन पोस्ट था पोलैंड और जर्मन बॉर्डर पे, उसको शेल किया गया और जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। इसके पीछे का रियल रीजन मैंने आपको बताया जो कोई नहीं बताएगा। क्या रीजन था? आई टोल्ड यू अबाउट दैट मेफोबिल्स वाला जो जर्मनी के ऊपर डेट आ रहा था, वो दूसरी चीज है। हिटलर डिड नॉट वांटेड वर्ल्ड वॉर 2 बिकॉज ही वाज नॉट रेडी। हिटलर नेवर वांटेड अ वर्ल्ड वॉर 2। उसने बोला कि जैसे चेकोस्लोवाकिया को मैंने कैप्चर कर लिया है उसी तरीके से ये तो चुप रहेंगे, मैं पोलैंड को भी कैप्चर कर लूंगा। और उसके फॉरेन मिनिस्टर रिबेंट्रॉप
योकिम वॉन रिबेनट्रॉप ने हिटलर को अश्योर किया था, आई रेड अ बुक, बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है, उसमें लिखा हुआ है दैट रिबेनट्रॉप हैड अश्योर्ड that Hitler that France and Britain are going to continue their peaceful policies and appeasement policy. Okay, और रिबेनट्रॉप ने ये बोला तो हिटलर ने इन्वेड कर दिया. देन व्हेन व्हाट हैपेंड वाज, पोलैंड जो है उसके इन्वेजन पे फ्रांस एंड ब्रिटेन ने जर्मनी पे, बिकॉज दे हैड अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, अ म्यूचुअल पैक्ट कि अगर पोलैंड की सिक्योरिटी खतरे में आती है तो ब्रिटेन एंड फ्रांस विल गारंटी दैट. ओके, Mefo bills was issued by the German government itself, and it was handed by I think a factory, some metallic factory. I am, ठीक है यार. रिबेनट्रॉप जू कैसे होगा? रिबेनट्रॉप, फॉन रिबेनट्रॉप मतलब ही वाज अ जमींदार बेसिकली. जो इसका पूरा नाम क्या था? योकिम फॉन. फॉन बोलते हैं, वी को एफ पढ़ते हो, रिबेनट्रॉप. और फॉन जो लगाता है बीच में, ये जमींदारी पहले होता था, एरिस्टोक्रेसी पे बोला जाता था. ठीक है. यस भाई, बोले अंकित भाई. मैं ये पूछ रहा हूँ, जब इनका म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट था ही, तो फिर इसने मतलब रेडी नहीं था तो फिर अटैक करने का तो कोई मतलब ही नहीं करता. ये तो एकदम काउंटरी वाली बात होगी. ऑस्ट्रिया और देखो, चेकोस्लोवाकिया में तो वी कैन अंडरस्टैंड कि मतलब जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब कुछ तो रीजन है. पोलैंड में तो कोई रीजन ही नहीं बनता है. नॉर्थ ईस्ट पोलैंड में तो फिर भी ठीक है, लेकिन इन्होंने तो पोलैंड पूरा ही इन्वेड करने के लिए चलेंगे. ओके, क्लाउंड्री वाली सो बात होगी, अल्ट्रा क्लाउंड्री. राइट, अगर आप देखोगे, आई अंडरस्टैंड, वो तो समझ आ रहा है कि क्यों, मतलब गलत डिसीजन था. लेकिन अगर आप देखोगे मोदी जी को, अगर जयशंकर जी कुछ बोले कि सर आप ये करो, तो ऑब्वियसली वो मानेंगे ना बात को, बिकॉज ही ट्रस्ट जयशंकर जी. उसी तरीके से जो एडोल्फ हिटलर है, उसने भी बेसिकली रिबेनट्रॉप पे ट्रस्ट किया. आई एम नॉट कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. ओके, सो रिबेनट्रॉप पे ट्रस्ट करते थे. ओके, रिबेनट्रॉप पे ट्रस्ट करते थे. एंड उसको उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, हमने एनालिसिस कर लिया है, हमने बात कर ली है, और दे आर गोइंग टू डू नथिंग. ओके, दिस इज ये है. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड वाज, ड्यूरिंग द डे व्हेन फ्रांस एंड ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर, हिटलर कॉल्ड रिबेनट्रॉप एंड शाउटेड एट हिम, अब बताओ क्या करूं? मतलब तुम्हारे वजह से मैंने इन्वेड तो कर दिया, इन्वेड तो मैंने बोल दिया इन्वेजन के लिए, आई इनिशिएटेड द इन्वेजन, लेकिन अब मैं इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं. अब तुम बताओ, तुम लड़ो ये वॉर, मैं चला. ठीक है. बेसिकली ये बहुत ही हीटेड शोडाउन हुआ था. और उस पे इट इज सेड दैट हिटलर थ्रू सम पेपर्स एट हिम एज वेल. ओके, एंड ही सेड दैट ओके, नाउ व्हाट. एक बहुत फेमस लाइन है, हिटलर आस्क्ड रिबेनट्रॉप, नाउ व्हाट. ओके, सो दिस इज द थिंग. पोलैंड वाज डिफीटेड विद इन वीक्स. तो एक नया वॉरफेयर विच वाज कॉल्ड ब्लिट्सक्रीग. इट्स अ जर्मन वर्ड. ब्लिट्स मतलब होता है फास्ट, क्रीग मतलब होता है वॉर. तो इससे बना फास्ट वॉर, मतलब तुरंत खत्म करना. तो हिटलर ने क्या किया था 1937 में, स्पेन में इसकी प्रैक्टिस की थी. 1937 में स्पेन में अपने ट्रूप्स भेज के, किसके लिए? फ्रैंको के लिए, फ्रांसिस्को फ्रैंको के लिए इस चीज की प्रैक्टिस की थी. दैट हाउ आर वी गोइंग टू इन्वेड पोलैंड, चलो मैं जरा देखता हूं. नाजी प्लेन्स, नाजी ट्रूप्स, ऑल ऑफ देम, नाजी टैंक्स, दे वेंट टू स्पेन टू प्रैक्टिस. फ्रैंको तो बहाना था, मेन रीजन वाज कि उनको ब्लिट्सक्रीग की प्रैक्टिस करनी थी कि कैसे इंटीग्रेटेड जर्मन कमांड इस पे फंक्शन करता है. तो व्हाट हैपेंड वाज, पोलैंड के पास भी 1 मिलियन ट्रूप्स थे. तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है और यूएस, यूके एंड फ्रांस, दे बिलीव्ड दैट द पोलिश कैन होल्ड ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब 10 लाख लोग जो हैं, 10 लाख पीपल बेसिकली, दे वेर इन पोलिश आर्मी. लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ब्लिट्सक्रीग. तो ब्लिट्सक्रीग में क्या होता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस लाइटनिंग वॉर और फास्ट वॉर? ब्लिट्सक्रीग में होता है कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स यूजिंग आर्मर्ड कॉलम्स, यूजिंग फास्ट मूवेबल ट्रूप्स.
एक चीज मैं आपको बता देता हूं, दिस इज अ मिसकंसेप्शन दैट जर्मन आर्मी वाज अ मोटराइज्ड आर्मी. जर्मन आर्मी वाज अ हॉर्स हेवी आर्मी. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जर्मन सोल्जर्स वेर मूव थ्रू हॉर्सेस एंड ऑन फुट. आफ्टर 1942-43 में जर्मन आर्मी प्रॉपरली मोटराइज हुई. कैवलरी हैवी बेसिकली, यस. तो हॉर्स हैवी या कैवलरी हैवी वुड बी अ बेटर वर्ड. तो मेजॉरिटी जो जर्मन आर्मी थी 1939 में, दे डिड नॉट हैड सो मेनी टैंक्स जितना कि हवा बनाया जाता है या जितना कि एग्जैजरेट किया जाता है. मेजॉरिटी ऑफ द जर्मन ट्रूप्स, ओके, दे स्टिल वेयर कैवलरी. ओके, तो लेकिन जितने भी टैंक्स थे, ऑल दी टैंक्स दे हैड, उसको कंसंट्रेट कर दिया गया पॉलिश बॉर्डर्स पे. स्मॉल स्मॉल एरियाज पे कंसंट्रेट किया गया, लार्ज एरियाज पे अपने ट्रूप्स नहीं भेजे गए. पोलिश आर्मी थी, दे वर स्टिल फाइटिंग यूजिंग द 19 वर्ल्ड वॉर वन एरा टैक्टिक्स. जो ट्रेंच वॉरफेयर नहीं होता है कि एक जगह बैठ के 2-2 साल लड़ रहे हैं, वैसा नहीं था. अब क्या था, दैट जर्मनी ने पूरा जो डायनामिक्स है वॉर का चेंज कर दिया था. फास्ट वॉर, ओके, गोइंग थ्रू लार्ज एरियाज इन स्मॉल टाइम. उसके वजह से एक जगह पे बहुत हेवी कंसंट्रेशन. सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल. सपोज दिस इज द बॉर्डर ऑफ, ओके, यहां पर है ना अपना, दिस इज द बॉर्डर ऑफ पोलैंड. तो क्या किया उन्होंने, रादर देन फाइटिंग द इंटायर फ्रंट, वहां पर ट्रेंच बिछा के प्यार से खाना खा के, वैसे नहीं. वर्ल्ड वॉर वन में उन्होंने ये गलती कर ली थी. यहां पर क्या किया, स्मॉल पॉकेट्स में कंसंट्रेट करके अपने ट्रूप्स को लार्ज स्वाथ ऑफ लैंड कैप्चर करने के लिए भेज दिया. ओके, एंड दैट वाज द थिंग दैट द पोलिश आर्मी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर. वो क्या हो गए, इनसर्कल हो गए. अचानक से जर्मन आर्मी इतना दूर आ गई एक दिन में. एंड दे वेर एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट डे इतना जाएंगे, सेकंड डे इतना जाएंगे, थर्ड डे, ऐसे करते करते 3 साल लग के ऐसे आ जाएंगे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन में हुआ था. लेकिन वैसा हुआ नहीं. जर्मन आर्मी ने क्या किया, एक स्मॉल स्मॉल ओपनिंग से दे वेंट इन एंड इनसर्कल्ड, पिंसर मूवमेंट बोलते हैं इसको. लार्ज पोलिश आर्मी सरेंडर्ड बिकॉज दे वेर टोटली इनसर्कल्ड, और उनको एनहिलेशन का खतरा था, मतलब वो टोटली खत्म हो जाते हैं. सो दिस इज योर ब्लिट्सक्रीग. concentration of force, massive use of mobilized troops, and covering large distance through armored columns in small times. This is your blitzkrieg. Okay, और lightning war. Krieg का मतलब जर्मन में war, blitz मतलब lightning और fast. Okay, so basically पोलैंड जो था चला गया. पोलैंड विद इन वीक्स इट फेल. उसके बाद क्या हुआ, पोलैंड ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया था, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस करने लगे, यूएसएसआर ने मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट को एक्टिवेट करते हुए इधर से अटैक कर दिया. तो पोलिश जो गवर्नमेंट थी और पोलिश आर्मी थी वो कोलैप्स कर गई दोनों के इन्वेजन के वजह से. इज दैट क्लियर? पोलिश इन्वेजन इज ओवर. एनी डाउट्स यू गाइज हैव टिल नाउ? कोई भी डाउट? ओके, सो अब हम आ जाते हैं यूरोपियन थिएटर पे. ये सारा आपको इसमें है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं इन्वेजन ऑफ लो कंट्रीज एंड फ्रांस पे. अब यहां पर देखो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. ये मैप दिख रहा है, कैंसिल कर देते, ठीक है. कैंसिल कैसे करते, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट? ओके, ये देखो जरा, मैप देखो. सो जर्मनी यहां पर क्या था, फ्रांस ने ना तैयारी कर रखी थी. फ्रांस ने ना तैयारी कर रखी थी और एक लाइन बनाया जिसको बहुत ही हेविली फोर्टिफाई किया. एंड दे हेविली फोर्टिफाइड दिस एरिया, और उसका नाम पता है क्या था? मैजिनो लाइन, मैजिनॉट लाइन. ये सारी चीजें आंसर में लिखना. ओके, द एग्जामिनर विल अप्रिशिएट दीज थिंग्स दैट आपने एक्चुअली पढ़ा था. मैनरहाइम लाइन यहां था दोस्त. यू आर वेरी गुड, दैट इज गुड, यू नो दिस थिंग्स. ये रहा मैनरहाइम लाइन. ओके, तो मैजिनो लाइन जो था, मैजिनो लाइन था, वो बड़ा ही हेविली फोर्टिफाइड था. हाँ, ही वाज अ फिनिश मार्शल, मैनरहाइम.
सो मैजिनो लाइन जो था इट वाज अ वेरी वेरी हेवीली फोर्टिफाइड लाइन, ओके। बहुत ही ज्यादा उस पे उन्होंने वो बना दिया था, पूरा फोर्टिफिकेशन, फोर्ट्स, पिल बॉक्सेस, मशीन गन, सब चीज था। तो जर्मनी को पता था भाई हमसे ना होएगा। व्हाट दे डिड वाज सेम थिंग दे डिड इन वर्ल्ड वॉर वन। दे इन्वेडेड, इसको अवॉइड करने के लिए, जस्ट अ मोमेंट, इसको, इस वाले एरिया को अवॉइड करने के लिए इन्वेडेड नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम की मैं ऐसे पेरिस पे अटैक करूंगा। ये समझ आ रहा है आपको? सो दे डिड दैट। पहले उसने क्या किया, इसके पहले दे इन्वेडेड डेनमार्क एंड देन नॉर्वे। और डेनमार्क और नॉर्वे जो है इट फेल्ड विद इन वीक्स, 2-3 हफ्ते में बोथ नॉर्वे एंड डेनमार्क इट फेल। उसको राइक का, थर्ड राइक का पार्ट बना लिया गया। यहां पर इन्होंने क्या किया, पहले नीदरलैंड को अटैक किया। नीदरलैंड वालों ने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, दे ट्राइड टू फ्लड। नीदरलैंड्स में समथिंग कॉल्ड डाइक्स होता है, ओके। डाइक्स आपको पता है ना, डैम्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल डैम्स, बिकॉज नीदरलैंड जो है वो 70% पानी के नीचे है। द इंटायर कंट्री इज 70%। अगर आप जाओगे वहां पर तो आप यू कैन सी कि बहुत सारे छोटे छोटे डैम बने हुए हैं बेसिकली, यस। एंड जो डाइक्स है उसको एज अ मॉडल कोट किया जाता है फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, वो मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। तो नीदरलैंड्स वालों ने क्या किया कि पूरे डाइक्स को खोल दिया, लेकिन फिर भी जर्मनी ने अपने पैरा ट्रूपर्स उतार के नीदरलैंड्स को कैप्चर कर लिया। देन बेल्जियम को इन्वेड करके, बेल्जियम वाज इन्वेडेड कि मैं डायरेक्ट इस मैजिनो लाइन को मैं सरकमवेंट करूंगा, उसके पार से चला जाऊंगा, मैजिनो लाइन से डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने इतना किया, मैजिनो लाइन में ना एक चीज प्रॉब्लम थी। ये जो मैजिनो लाइन है उसके बीच में हर जगह पे फोर्ट्स थे, हर जगह पे मशीन गन थे, पिल बॉक्सेस थे, कैनन्स थे, आर्टिलरी थी। तो जर्मनी का कोई चांस नहीं बनता। लेकिन एक छोटी सी ओपनिंग थी, उसका नाम जानते हो क्या था? उसका नाम था आर्डेन फॉरेस्ट, ओके। आर्डेन फॉरेस्ट वाज थोड़ा सा ऊपर में, ओके। तो आर्डेन्स फॉरेस्ट, ये पूरा जो एरिया है इट इज अ फॉरेस्ट, इसको आप बोल सकते हो आर्डेन्स फॉरेस्ट, ओके। आर्डेन फॉरेस्ट में क्या हुआ बेसिकली, ये जो बेल्जियम से लगते हुए यहां से थोड़ा स्टार्ट होता है और यहां से है, तो थोड़ा सा एरिया था, ओपनिंग था। तो फ्रेंच दे वेर ओवर कॉन्फिडेंट, द फ्रेंच पीपल दे वेर ओवर कॉन्फिडेंट कि मैंने तो मैजिनो लाइन बना ली है, मैंने तो मैजिनो लाइन बना ली है, मेरे को तो कोई, मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता जर्मनी। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, सबसे पहले तो बेल्जियम से इन्वेड कर दिया, ये उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। दूसरी चीज थी क्या, ये छोटा सा एरिया जो है जिसको आर्डेन फॉरेस्ट बोलते हैं, वहां से इन्वेड कर दिया। आर्डेन फॉरेस्ट में कोई भी फ्रेंच डिफेंस प्रिपरेशन नहीं थे, क्यों? बिकॉज दे नेवर थॉट कि डेंस फॉरेस्ट से जर्मनी टैंक लेके आ जाएगी। They never thought that German tanks will roll from these thick forest. जर्मनी ने लिटरली अपने टैंक्स जो है, अगर आप उसका वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, आर्डेन ऑफेंसिव टाइप करना, आर्डेन जो है आप अगर उसको टाइप करोगे यू कैन सी द टैंक्स लिटरली ऑब्लिटरेटिंग दोस टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ गिरा गिरा के इन्वेड कर दिया। एंड द फ्रेंच दे वेर कामली वॉचिंग कि जर्मन्स कब आएंगे, और बेचारे जर्मन्स इधर से आ गए और बीच से आ गए, और उन्होंने क्या किया, इंसर्कल कर दिया। एंड देयर वाज टोटल केओस इन द फ्रेंच, अमंग द फ्रेंच ट्रूप्स, और वो पेरिस के पास तुरंत आ गए। लंदन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने एक ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स भेजा था, जो कि यहां पर डनकर्क करके एरिया है, नॉट हियर, डनकर्क करके एरिया है, वहां पर लैंड किया और वो हेल्प कर रहा था फाइट करने में। लेकिन जर्मनी के ब्लिट्सक्रीग में इतना दम था दैट दे हैड टू रिट्रीट, यस। और उसके बाद डंकर्क में क्या हुआ, यहां पर दे वेर हेल्ड अप। यहां पर बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, इतने एरिया में जर्मन ट्रूप्स ने सराउंड कर लिया पूरे ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स और अ लॉट ऑफ फ्रेंच फोर्सेस को। और उसके बाद फ्रेंच फोर्सेस को क्या करना पड़ा, वापस जाना पड़ा, और ब्रिटिश फोर्सेस को बोट्स ले लेके, एक मूवी है नाम ही है उसका डनकर्क, बड़ी फेमस हॉलीवुड मूवी है, आप उसको देख सकते हो। इट वाज द लार्जेस्ट नेवल इवैक्यूएशन इन ब्रिटिश हिस्ट्री, ओके, उसको आप देख सकते हो। और उसके बाद फ्रांस जो था इट सरेंडर्ड, और फ्रांस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक जो था ये जर्मनी के कंट्रोल में, और ये लाइन के नीचे इसको बोलते थे विकी,
विची फ्रांस, ओके, विकी और विशी फ्रांस, और इट वाज अ पपेट स्टेट। मतलब ये जो स्टेट था बेसिकली जर्मनी के कंट्रोल में ही था, लेकिन नाम के लिए बेसिकली उसको इंडिपेंडेंस दे दी गई और उसको बोला गया कि आप अलग से रूल करो और हम ये ऊपर वाला एरिया रूल करते हैं। और विशी फ्रांस जो है इट वाज आल्सो अ बेसिकली अ फासिस्ट स्टेट, और विशी फ्रांस पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए कि आप हमें यू विल बी सप्लाइंग अस विथ अ लॉट ऑफ फूड एंड मटेरियल, ताकि आपकी गलती जो है आप इसमें यू आर गोइंग टू फुलफिल दिस थिंग। उसके बाद हिटलर ने क्या किया, आई विल शो यू द पिक्चर। ये रहा हिटलर। हिटलर गया और उसने क्या किया, जिस ट्रेन कोच में फ्रांस ने उसको सरेंडर करवाया था वर्ल्ड वॉर वन में, उसी सेम ट्रेन कोच में फ्रांस को सरेंडर करवाया गया। तो बदला लिया गया बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन में, जहां पर जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया गया था, सेम ट्रेन कोच में फ्रांस को ह्यूमिलिएट किया गया था। ओके, नहीं एक फ्रेंच एसएस था, एसएस ट्रूप्स का एक फ्रेंच एसएस डिवीजन था, उसमें नाजी सिंपैथाइजर हु वेयर फ्रेंच, दे वेयर केप्ट। एंड यहां पर देख सकते हो आप, ये आईफिल टावर है एंड हियर इज अडोल्फ हिटलर, और फोटो खिंचवा रहा है। एंड फ्रॉम 1940 टिल 19 लेट 1944 टोटल 5 इयर्स के लिए पेरिस जो है और फ्रांस का नॉर्दर्न पार्ट वो जर्मनी के कंट्रोल में रहा था। एक मूवी है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, आप वो देख सकते हो। इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में ये सब दिया हुआ है एंड इट इज शोन कि कैसे पेरिस, ओके, पेरिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द नाजीज, और कैसे इट्स अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो बट थोड़ा बहुत उसमें बताता है। एक उसमें कैरेक्टर है, ही इज माय फेवरेट कैरेक्टर, हिज नेम इज हांस लांडा, ओके, हांस लांडा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, इट्स अ बिंगो, यस, इट्स अ बिंगो, एंड देन ब्रैड पिट सेज यू जस्ट से बिंगो, राइट, ऐसे बोलते हैं। सो देन बैटल ऑफ ब्रिटेन, ओके, इसको क्या बोला जाता है, ऑपरेशन सी लायन। व्हाट वाज ऑपरेशन सी लायन? सो ऑपरेशन सी लायन वाज बेसिकली द इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन जो हिटलर ने कराया था, और वहां पर बैटल हुआ था किसके बीच में, रॉयल एयरफोर्स और जर्मन लुफ्टवाफे में। यस भाई बोले। भाई मैं ये पूछ रहा था, साउदर्न फ्रांस को भी उन्होंने ऑक्यूपाई क्यों नहीं किया? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से? एज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, बिकॉज बेसिकली अगर आप साउथ में किसी को दे देते हो, ओके, विशी बोलते थे उसको, तो वहां पर जो लोग थे उनको क्या बोला गया कि बेसिकली तुम कंट्रोल करो, ओके, देयर विल बी सम कंसेशंस, लेकिन, और वो क्या था, विशी का क्या कंसेप्ट है, बेसिकली दे वेर नाजी सिंपथाइजर देमसेल्व्स, द विशी पीपल, दे वेर नाजी सिंपथाइजर्स देमसेल्व्स। ओके, यस, यू कैन ऐड समथिंग प्लीज। सर ब्रिटेन जो था उन्होंने से 1940s में जब ब्रिटेन ने जब फ्रांस से आर्मस्ट्रेस जब साइन कर दिया था, तब से ब्रिटेन को ये डर लगा कि जर्मनी जो है वो पहले मतलब जो फ्रांस का जो नेवी है उसको कहीं यूज ना करके वो ब्रिटेन पर ना अटैक कर दे, तो उन्होंने से फ्रांस की नेवी को उन्होंने से डिस्ट्रॉय कर दिया था। Yes, that is correct. स्कटलिंग ऑफ शिप हैपन, और लॉट ऑफ शिप्स जो थी उनको स्कटल किया गया था। अच्छा, यहाँ पर देखो ऑपरेशन सी लायन, ऑपरेशन सी लायन देखो, तो ऑपरेशन सी लायन वाज द कोड नेम फॉर द बैटल ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पर क्या था कि जर्मन लुफ्टवाफे ने बहुत ज्यादा बॉम्बिंग रेड स्टार्ट कर दी थी। बॉम्बिंग रेड स्टार्ट कर दी थी कहाँ पर, यहाँ पर, ओके, पूरे एरिया को। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि इनिशियली दीज बॉम्बिंग रेड्स वेर सक्सेसफुल। वो क्या कर रहा था, लॉट्स ऑफ डैमेज, द आरएएफ, द ब्रिटिश आर्मी, दे वेर टेकिंग अ लॉट ऑफ डैमेज। उसके पीछे का रीजन क्या था, उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ, बिकॉज जर्मनी वाज टारगेटिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन द अर्ली पार्ट ऑफ सी लायन। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने नाइट बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, कहाँ की, बर्लिन की। बर्लिन में घुस के, और एक प्लेस है उसका नाम है, व्हाट इज दैट प्लेस नेम, एक मिनट, आई एम फॉरगेटिंग, उस प्लेस का नाम है जर्मनी में, एक मिनट, व्हाट्स दैट, ड्रेसडेन, ड्रेसडेन, यस, ड्रेसडेन, ओके। तो ड्रेसडेन की बॉम्बिंग और बर्लिन की बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। तो हिटलर वाज इनरेज्ड एंड ही सेड कि यार ये तो मेरी बेइज्जती कर दी उन्होंने, मेरे कैपिटल में आके उन्होंने मुझे मार दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक रिवेंज। हिटलर के जनरल्स ने उसको बोला, सर गलत कर रहे हो, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे फोकस करो, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे फोकस करो। हमारे यू बोट्स जो हैं, जो यहां से निकलते थे, सेम थिंग हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर वन, एंड यू बोट्स जो हैं वो बेसिकली
ब्रिटेन को क्या करेंगे, उनका जो एक्सपोर्ट है, जो अमेरिका से एक्सपोर्ट्स आ रहा है, उसको स्कटल कर देंगे और आप तब तक फोकस करो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। हिटलर सेड नहीं, मेरी तो बेइज्जती हो चुकी है, एंड ही सेड कि लंदन बॉम्बिंग स्टार्ट कर दो। उसके वजह से क्या हुआ, the German bombers, they became an open target for the RAF, Royal Air Force Spitfire. एक Spitfire उनका फाइटर जेट था, और Spitfire का they became an open target, और उसके वजह से they lost a lot of planes, so much so that Hitler had to cancel Operation Sea Lion. ओके और उनको बोला गया था कि आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे फोकस करो, डोंट फोकस ऑन दी सिटीज, क्योंकि सिटीज में हमारे जो बॉम्बर्स हैं दे विल बी ओपन ओपन सिटिंग डक्स। लेकिन हिटलर ने बोला नहीं, उसने बर्लिन को कैसे अटैक कर दिया। सो ही डिड नॉट लिसन टू हिज जनरल्स, और वो बाद में भी नहीं सुना। दैट वाज द रीजन फॉर जर्मनीज डाउनफॉल। लेकिन एक टाइम के लिए अब क्या हुआ, दैट बेसिकली देयर वाज लल। लल मतलब क्या होता है कि हिटलर को इतनी समझ आ गई थी कि अब मैं यूके को कैप्चर नहीं कर सकता। ओके हिटलर को यह समझ आ गया था यूके को कैप्चर नहीं कर सकता, यूके इस पोजीशन में था नहीं कि वापस से जर्मनी को इन्वेड कर दे। तो अब क्या था, यहां पर ट्रैंक्विलिटी आ गई थी, अब नॉर्मलसी आ गई थी। अब हमारा शिफ्ट कहां होता है, यहां पर। ये थे जर्मन ट्रूप्स। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन बारबरोसा। कोई भी डाउट अभी तक? अब हमने बात कर ली 1940 तक, कोई भी डाउट आपको? एनी डाउट्स? He did try to economically isolate, he did try to by using U-boats, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, that वो आपने देखा है एलन ट्यूरिंग, do you know this person called, so the U-boats they were using a machine called the Enigma machine। तो एनिग्मा मशीन जो है वो क्या करती थी, नए कोड हर कुछ मिनट पे नए कोड बनाती थी, जिससे यू बोट से जर्मनी के एरियाज पे वो जाता था, हाई कमांड पे मैसेज जाता था कि जी हमने 4 नेवल शिप्स को डुबाया, आज हम यहां पर हैं, ये सारी चीजें। तो एनिग्मा मशीन यूज करते थे। और एनिग्मा जो है, एलन ट्यूरिंग करके एक बंदा था, ब्रिटिश ही वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, तो उसने क्या किया था, ब्रेक कर दिया था। यस, द इमिटेशन गेम करके एक मूवी आई थी, एंड इमिटेशन गेम मूवी आई थी, एंड उस पे काफी एक अच्छी मूवी है। इट शोज हिज स्ट्रगल बिकॉज ही वाज अ होमोसेक्सुअल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस समय कैसे ऑस्ट्रेसाइज किया गया था उसको। यस, तो एलन ट्यूरिंग जो है, एलन ट्यूरिंग ने इसको क्रैक किया, लेकिन जर्मन्स को नहीं पता था। जर्मन्स को नहीं पता था कि एनिग्मा क्रैक हो गई है। उनको लगता था कि नए कोड बन रहे हैं और द ब्रिटिशर्स आर नॉट एबल टू रीड दैट कोड। ओके, यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई जर्मन्स के साथ, दैट बेसिकली उनका जो मैसेज था वो ब्रिटेन इंटरसेप्ट कर लेता था और वो पढ़ लेता था, एंड इट वाज एबल टू अवॉइड द यू बोट अटैक्स। उसके बाद यू बोट से बचने के लिए एक और सिस्टम आया था, कॉन्वॉय रेडार सिस्टम। इसमें क्या था, बेसिकली एडवांस रेडार ब्रिटेन ने बना लिए थे। उस समय ब्रिटेन वाज अ वेरी एडवांस साइंटिफिक पावर। ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, इट वाज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ गुड साइंटिस्ट। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा रेडार बना लिया था जिससे डिटेक्ट हो जाता था यू बोट्स बिफोर दे वर एबल टू डिस्पोज ऑफ देयर टॉर्पीडोस। और ये क्या करते थे, मिलिट्री कॉन्वॉयज में चलते थे। मतलब एक मिलिट्री शिप आगे चल रही है, उसके पीछे वो खाने पीने का शिप है, ट्रांसपोर्ट शिप, देन उसके पीछे एक मिलिट्री शिप, उसके पीछे खाने पीने का शिप, और ऐसे वो पहुंच जाते थे। ठीक है, सो उसके वजह से क्या हुआ, दैट दे वर नॉट एबल टू हंट। बेसिकली इसको क्या बोलते थे, यू बोट को वुल्फ पैक टेक्निक अपनाते थे। वुल्फ पैक क्या होता है, वुल्फ पैक मतलब होता है कि 3-4 यू बोट एक साथ अटैक करते थे एक शिप पे, इंश्योर करने के लिए कि वो शिप डूब जाए। लेकिन जब एनिग्मा क्रैक हो गया और मिलिट्री रेडार कॉन्वॉय सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो यू बोट्स जो है वो धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी घटते चली गई। ओके, अब हम आ जाते हैं ईस्टर्न फ्रंट पे। सी, सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में वॉर होगा ये सबको पता था, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता था। बोथ वेयर आइडियोलॉजिकल एनिमीज। हिटलर चाहता था कि कम्युनिस्ट को मैं खत्म कर दूं, स्टालिन चाहता था कि मेरा पूरा यूरोप पे कब्जा हो कम्युनिज्म का। तो इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। दिस मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। यस, सो हियर इज द थिंग कि जर्मनी और सोवियत यूनियन बोथ हैड अ लॉट ऑफ ट्रूप्स।
ऐसा कहा जाता है कि अगर जर्मनी इन्वेड नहीं करता तो स्टालिन जरूर कर देता 1 साल के अंदर, बिकॉज स्टालिन ने भी मोबिलाइज कर रखा था। लेकिन स्टालिन की एक गलती क्या थी कि वो उसको लगा कि आई नीड मोर टाइम टू डील विद जर्मनी, तो जर्मनी के साथ पीस बना के रखते हैं, एंड टिल देन मैं जर्मनी से एक्सट्रैक्ट करते रहता हूं फिनिश्ड गुड्स। और स्टालिन ने क्या बोला कि जर्मनी जो है, जर्मनी के ट्रूप्स पे, जर्मनी के प्लेन्स पे, ओके, जर्मनी के ट्रूप्स पे, जर्मनी के प्लेन्स पे कोई भी अटैक नहीं करेगा, बिकॉज हमें अभी पीस चाहिए। उसके वजह से पता है क्या हुआ, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, दैट यहां पर सपोज दिस इज द एरिया, तो जर्मन प्लेन्स, रिकॉनेसेंस प्लेन समझते हो, व्हाट इज रिकॉनेसेंस? रिकॉनेसेंस मतलब बेसिकली रेकी करना या उसको देखना, यस, तो मतलब उसको देखना कि क्या चल रहा है, बेसिकली रिकॉनेसेंस मतलब वो होता है। तो जर्मन रिकॉनेसेंस प्लेन्स वेर एबल टू गो अनडिटेक्टेड, बिकॉज स्टालिन ने मना कर रखा था कि आप किसी भी जर्मन प्लेन पे अटैक नहीं करेंगे, बिकॉज हम जर्मनी के साथ अभी वॉर नहीं चाहते हैं। What happened was इनिशियली कि जर्मनी का एक प्लेन गिरा था, ओके, दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज, बेसिकली जर्मनी का एक प्लेन इनिशियल डेज में गिरा था बिफोर दी वॉर विद सोवियत यूनियन, और उसमें एक सीनियर ऑफिसर था जिसके पास ऑपरेशन बारबरोसा का पूरा प्लान था। एंड दिस ऑपरेशन बारबरोसा प्लान, जो कि वो रकेट से, उस प्लेन के जो मलबे से या रकेट से, दैट वाज टेकन एंड इट वाज सेंट टू मॉस्को। लेकिन मॉस्को वाले ने क्या बोला, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, मैं ये ऐसा कुछ नहीं करेगा हिटलर, ये सब कहीं सुनी बातें हैं, और आई डोंट बिलीव दिस। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाई सोवियत यूनियन हैड टू एंड्योर सो मच कैजुअलिटी इन द फ्यू डेज? उसके पीछे का रीजन ये है दैट लिटरली थाउजेंड्स ऑफ टैंक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिलरी वाज पार्क्ड, पार्किंग कर रखा था स्टालिन ने इस बॉर्डर पे, विदाउट स्टरिंग इट फॉर अटैक और डिफेंस, बस ऐसे ही पार्क कर रखा था। तो जब ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट हुआ, तो जर्मन बॉम्बर्स ने लिटरली पार्क्ड टैंक्स पे अटैक किया था। उसके वजह से इनिशियल डेज में लॉट ऑफ कैजुअलिटीज इन मटेरियल एंड मेन द सोवियट्स हैड टू एंड्योर। ये चीज आपको समझ आ गई? So what was the ideological reason? Anti-communism. Hitler was anti-communist. Liebenserom का क्या पॉलिसी मैंने आपको बताया, लिविंग स्पेसेस, लेकिन एक और था दैट द रशियंस एंड द यूक्रेनियंस एंड ऑल दीस पीपल दे वेर एथनिकली स्लाव्स, और स्लाव्स को हिटलर मानता था उंटरमेंशे, मतलब सब ह्यूमन मानता था, ओके, ठीक है। इकोनॉमिक रीजन क्या था, रिसोर्सेस था। यहां देखो, जल्दी से देखो, ये जो एरिया है, ओके, नॉट दिस एरिया, यस, देखो जर्मनी जो है, इट वाज अ ऑयल पुअर कंट्री, उसके पास ऑयल नहीं थी, तो वो सिंथेटिक ऑयल बना बना के अपने टैंक्स में डालता था। उसको क्या चाहिए था, तेल। तेल कहां से आता था, जर्मनी का आता था रोमेनिया से, लेकिन रोमेनियन ऑयल फील्ड्स बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन करती थी, हिटलर के वॉर मशीन को इट कुड नॉट सेटिस्फाई। तो हिटलर ने क्या बोला, दैट आई वांट दी तेल ऑफ द कॉकसस रीजन, जो अजरबैजान जो है, अजरबैजान आज भी, अजरबैजान में बहुत तेल पाया जाता है, अजरबैजान इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। ऐसा कहा जाता है कि बाकू के स्ट्रीट्स में 1800s में, बाकू के स्ट्रीट के में पानी नहीं निकलता था। बाकू के स्ट्रीट्स में अगर आप टैप लगाओगे, अजरबैजान का कैपिटल है बाकू, अजरबैजान इज अ कंट्री इन दी कॉकसस, अगर आप वहां पर बाकू के स्ट्रीट्स में अगर टैप लगाओगे तो पानी से पहले तेल छोड़ता है, इतना तेल है अजरबैजान में। तो अजरबैजान, इट वांटेड द एरिया ऑफ द कॉकसस एंड द अजरबैजान, व्हाई? बिकॉज उसको तेल चाहिए था, एंड इट वांटेड ऑल द ऑयल ऑफ द कैस्पियन रीजन। तो उसने इन्वेड किया विद दिस मोटिव, ओके। अब सुनो इन्वेजन की का स्टोरी, जल्दी से बताता हूँ। तो बेसिकली उसका प्लान क्या था कि मैं ब्लिट्जक्रीग करूंगा, एंड इट इज लाइक अ डोर। सोवियत यूनियन जो है वो एक डोर की तरह है कि मैं उस पर लात मारूंगा तो वो गिर जाएगा, एंड इट इज नॉट पावरफुल, ओके। तो उसने इन्वेड कर दिया और बहुत एरिया कैप्चर कर लिया। बाय 1941 दिसंबर, इट वाज ऑलरेडी एट द गेट्स ऑफ मॉस्को, मॉस्को के गेट पे आ गया था, मॉस्को दिख रहा था, जर्मन ट्रूप्स को मॉस्को दिख रहा था, दे वेर एबल टू सी मॉस्को, ओके। तो यहां पर एक गलती क्या है, व्हाट इज द मिस्टेक दैट हिटलर डिड? उसको लगा कि मैं मॉस्को अगर कैप्चर कर लूंगा, जैसे मैंने पेरिस कैप्चर किया तो फ्रांस ने सरेंडर कर दिया,
मैं अगर मॉस्को कैप्चर कर लूंगा, इफ आई विल कैप्चर मॉस्को, देन द सोवियत यूनियन विल सरेंडर. बट द प्रॉब्लम इज दैट हिटलर डिड नॉट रीड हिज हिस्ट्री. जब नेपोलियन ने मॉस्को कैप्चर किया था तो रशियंस डिड नॉट डू एनीथिंग. रशियंस ने आग लगा के दूसरे जगह चले गए थे. पेरिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेंच, लंदन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश, बट मॉस्को इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द रशियंस. एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, जितना भी यहां पर इंडस्ट्रीज थी, इस एरिया में इंडस्ट्री थी, उसको बचाने की जगह उसको डिसमेंटल करके उराल माउंटेन में भेज दिया, जो कि प्रॉपर डीप रशिया में थी और वहां तक हिटलर नहीं पहुंच सकता था. उनका प्लान था मॉस्को अगर फॉल करेगा, अगर मॉस्को फॉल करेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इधर पीछे चले जाएंगे, लेकिन हम फाइट कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज रशिया इज अ बिग कंट्री और हमने इंडस्ट्री, ट्रैक्टर फैक्ट्री, टैंक फैक्ट्री, इन सबको हमने ऑलरेडी पीछे में जो उराल माउंटेन है वहां पर शिफ्ट कर दिया है. यहां पर हिटलर की एक गलती थी, हिटलर हैड बिकम ओवर कॉन्फिडेंट. तो उसने क्या किया था, अपने ट्रूप्स को विंटर यूनिफॉर्म इशू नहीं किया था बिकॉज ही बिलीव्ड दैट विंटर यूनिफॉर्म जो है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, विद इन 3 months 4 months सोवियत यूनियन विल क्रम्बल. तो दिसंबर आते आते टेम्परेचर जो है वो -40 तक चला गया था, -20 -40 यही रहता था. और जर्मन सोल्जर्स वेर एक्सपीरियंसिंग फ्रॉस्ट बाइट, दे वेर एक्सपीरियंसिंग, ओके, दे वेर फ्रीजिंग टू डेथ. ये चीज नहीं हुआ था. ओके, बिकॉज ऑफ दिस अ लॉट ऑफ जर्मन ट्रूप्स दे डाइड. उसके बाद क्या हुआ, दैट स्टिल जर्मनी हैड अ गुड चांस. यहां पर जर्मन सेंटर, आर्मी ग्रुप सेंटर था, ऊपर में आर्मी ग्रुप नॉर्थ था, विच वॉज लिंक्ड विथ द फिनिश ट्रूप, क्योंकि फिनलैंड भी अटैक कर चुका था एज एन एलाई ऑफ जर्मनी. ओके, देन नीचे में व्हाट वाज सदर्न आर्मी ग्रुप था, और सदर्न आर्मी ग्रुप को यह बोला गया था कि आप अटैक करोगे और कॉकसस रीजन को कैप्चर करोगे, यू विल अटैक एंड कैप्चर द कॉकसस रीजन. तो आर्मी ग्रुप जो सेंटर था जर्मनी का, ओके, उसने क्या बोला कि सर हम मॉस्को के बहुत करीब है, लेट मी कैप्चर मॉस्को. हिटलर ने बोला नहीं, ऑयल इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. तो आर्मी ग्रुप सेंटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. एंड आर्मी ग्रुप सेंटर को बोला कि तुम सदर्न आर्मी कमांड को हेल्प कर, आर्मी ग्रुप साउथ हो, यू विल हेल्प. हिटलर का प्लान सक्सेसफुल रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, दैट मॉस्को के पास टाइम मिल गया बिकॉज हिटलर डिड नॉट गो फॉर द किल. मॉस्को के पास टाइम मिल गया तो रीइंफोर्स द डिफेंस. मॉस्को के पास टाइम मिल गया टू रीइंफोर्स द डिफेंस. एंड देन यहां पर क्या हुआ, अगेन यहां पर एक ब्लंडर हो गया. क्या, जब तक अजरबैजान पहुंचा हिटलर जब तक पहुंचा, सोवियत इंजीनियर्स ने, सोवियत ऑयल इंजीनियर्स ने सारे ऑयल फील्ड्स में आग लगा दी एंड द एंटायर ऑयल स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड. यस, कैन यू हियर मी? नहीं, आवाज कट नहीं रही है. एक्चुअली आई हैड टू स्टॉप दैट. आप सुन सकते हो मुझे? ओके, परफेक्ट. स्क्रीन देख सकते हो? चलो बढ़िया, ठीक है. तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, दैट हिटलर ने मोमेंटम लूज करता, इट डिड नॉट कैप्चर मॉस्को. तो मॉस्को वाज ऑलरेडी रिटन ऑफ बाय द सोवियट्स. सोवियट्स को पता था कि अब हिटलर अटैक करेगा, हिटलर अगर अटैक करेगा तो वी विल लूज मॉस्को. लेकिन उसने क्या बोला, ग्योर्गी झुकोव करके एक बंदा था, ही वाज अ मार्शल ऑफ द यूएसएसआर, ही वॉज लीडिंग दी यूएसएसआर आर्मी. तो स्टालिन ने पूछा जुकोव से कि क्या मॉस्को बच सकता है, एंड जुकोव सेड बच सकता है लेकिन आपको पूरी ट्रूप्स कमिट करना पड़ेगा. तो इसको बोला जाता है, इस फेज को, डिफेंस ऑफ मॉस्को. और सिंस हिटलर लॉस्ट दी मोमेंटम, उसने बोला आधा अपना ट्रूप्स को इधर कमिट कर दिया कि कॉकसस को तुम कैप्चर करो. और जब कॉकसस पहुंचा तो सारे ऑयल फील्ड में ऑलरेडी आग लग चुकी थी. ओके, तो दे वेर नॉट एबल टू सीज द मोमेंटम एंड यूएसएसआर जो है वो रीग्रुप कर लिया गया. ओके, वो क्या कर लिया गया, रीग्रुप कर लिया गया, रीऑर्गेनाइज कर लिया. एंड
अब हिटलर के पास मोमेंटम नहीं बचा। देन व्हाट हैपेंड कि एक एरिया था व्हेन इट वाज गोइंग साउथ, तो एक सिटी था उसका नाम था स्टालिनग्राड। स्टालिन के ही नाम पे पड़ा था ये स्टालिनग्राड। आज के डेट में आई थिंक वोल्गोग्राड बोलते हैं उसको, ओके वोल्गोग्राड बोलते हैं, लेकिन उस समय स्टालिनग्राड नाम था। तो हिटलर सेड कि यार ये तो कैप्चर करना है मेरे को, स्टालिन नाम है मेरा। आप सोचो कि मैं स्टालिन के ईगो को कैसा हर्ट करूंगा। लेकिन बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि उनके जनरल्स ने बोला सर ये मत करो, सर आप ये मत करो, दिस इज अ सुसाइड, बिकॉज स्टालिनग्राड जो है हेविली फोर्टिफाइड है, वहां पर हमें स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग करनी पड़ेगी, हमारे पास उतने मैन और मटेरियल नहीं है। ही सेड कि अरे तुम मेरे से बात करेगा ऐसे, यू विल डू दिस थिंग, ओके यू आर गोइंग टू इन्वेड स्टालिनग्राड। एंड ही डिड दैट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। स्टालिनग्राड को इन्वेड किया तो ही गॉट ब्लिट्सक्रीग के जगह, उसका पहले स्ट्रेटेजी था ब्लिट्सक्रीग स्विफ्ट वॉर, गोइंग थ्रू लार्ज टेरिटरी। उसके उसके जनरल्स ने बोला था कि भाई स्टालिनग्राड को बाईपास करके आगे बढ़ जाओ, उसको इंसर्कल कर लेंगे, भुखमरी हो जाएगी वहां पर, हम उसको इंसर्कल करके उसको हम सरेंडर करवा देंगे ऐसे ही टाइम के साथ, आप लड़ो मत। ही सेड नहीं, मुझे विक्ट्री चाहिए, बिकॉज नाम उसका स्टालिनग्राड है। तो ही वेंट देयर एंड ही पेड द प्राइस। पहले थोड़ा बहुत दे वेर एबल टू कैप्चर स्टालिनग्राड का कुछ आउटर डिस्ट्रिक्ट जो सबर्ब होता है, आफ्टर दैट जो वोल्गा रिवर जाती है स्टालिनग्राड से, क्या होता है बेसिकली, ये स्टालिनग्राड का एरिया है और वोल्गा रिवर यहां से जाती है। तो दे वेर एबल टू बिल्ड द डिफेंसेस, ओके दे वेर एबल टू बिल्ड द डिफेंसेस अराउंड स्टालिनग्राड। और उसके बाद क्या हुआ, ब्लिट्सक्रीग से ट्रेंच वॉरफेयर में कन्वर्ट हो गया एंड द जर्मन आर्मी वाज नॉट रेडी फॉर अ ट्रेंच वॉरफेयर। 1942 तक, लेट 1942 तक नाइन्थ आर्मी एक है जर्मनी की, नाइन्थ आर्मी, it fought with these people, but they lost, and over 3 lakh German soldiers, they surrendered and they were kept in Soviet prisoner of war camps. और जो मार्शल था, मार्शल का नाम था पॉलस, जो 9th आर्मी का कमांडर था, उसको हिटलर ने बोला कि तुम अपनी जान ले लो। लास्ट जो टेलीग्राम आया हिटलर की तरफ से, who was in Stalingrad, and he said that no German marshal is going to be captured alive by the Soviets. पॉलस ने बोला भाड़ में जा, मेरी जान प्यारी है। एंड पॉलस was the first German marshal in the entire history to get captured, entire history of Germany to get captured by any enemy country. Okay, so Paulus जो था, he got captured and then 9th army was basically it got lost and the momentum was lost. और from there, from Stalingrad, Germany was on the defensive. उसके बाद जर्मनी ने कोई offensive नहीं किया, it only fought defensive war. Then what happened was, हिटलर ने 1943 में एक ब्लंडर किया बैटल ऑफ कुर्स्क में। बैटल ऑफ कुर्स्क was the largest tank battle. उसके बाद which is the second largest battle? Can you tell me which is the largest tank battle after Kursk? Asal Uttar, beautiful. Asal Uttar was battle between 1965. Asal Uttar was the battle between in India and Pakistan. ठीक है? So battle of Kursk was the largest tank battle in human history. उसमें क्या हुआ? It was called Operation Citadel. मतलब हम कुर्स्क में एक ऑफेंसिव फिर से करेंगे और उसके बाद हम फिर ट्राई करेंगे मॉस्को तक जाने का, लेकिन वहां पर भी सोवियत यूनियन ने खत्म कर दिया जर्मन टैंक आर्मी को। एंड फ्रॉम देयर जर्मनी बिकेम एन डिफेंसिव आर्मी, जर्मनी बिकेम अ डिफेंसिव आर्मी। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे करके फाइनली 1945 में the Soviet Union invaded Berlin, और बैटल ऑफ बर्लिन के बाद हिटलर कमिटेड सुसाइड ऑन 29th of April, he died. ओके, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सोवियत यूनियन के पास एक एडवांटेज क्या था, आपने सुना होगा लेंड लीज अग्रीमेंट। ये ध्यान रखना, ये आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेंड लीज अग्रीमेंट। ओके, सो व्हाट इज लेंड लीज अग्रीमेंट? लेंड लीज अग्रीमेंट जो है उसमें बेसिकली जो यूएस है, यूएस ने बेसिकली उसमें ट्रक्स, मिलियंस ऑफ ट्रक्स, मिलियंस ऑफ टिन कैन फूड, मिलियंस ऑफ फाइटर जेट,
not millions, sorry, but hundreds of fighter jet and hundreds of other weapons वो प्रोवाइड किया था यूएसएसआर को। तो जो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि जर्मनी के कंट्रोल में था, चलो ये वाला पार्ट, तो उनको सप्लाई कैसे किया जाता था? आर्कटिक रूट से। आर्कटिक रूट से यूएस यूज्ड टू सप्लाई दीज थिंग्स, एंड जब भी सोवियत यूनियन का कुछ खत्म होता था, टैंक खत्म होता था, ट्रक खत्म होते थे, तुरंत 5 ट्रक आ जाते थे, बिकॉज मैंने आपको बताया दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज एन इंडस्ट्रियल पावर हाउस। यूनाइटेड स्टेट्स वाज एन इंडस्ट्रियल पावर हाउस। ओके, आर्कटिक रूट यूज कर रहा था बिकॉज सर्टेन एरियाज, ओके, यू डोंट नीड टू ड्रेज द इंटायर एरिया, सर्टेन एरियाज जो है आप यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द विंटर एज वेल। ओके, मुश्किल था ऑब्वियसली, आइस बहुत, इन दैट दोज एरियाज आल्सो आइस बहुत ज्यादा था, बहुत मुश्किल था, बट दे डिड इट। एक एरिया है, उसका नाम है, सिटी का नाम है आर्खांगेल्स्क। आर्खांगेल्स्क वाज द मेन पोर्ट एंड मुरमांस्क वाज द मेन पोर्ट जहां से अमेरिकन हेल्प was coming. Okay, American help वहां से आ रहा था। तो this was the thing. Okay, लैंड लीज अग्रीमेंट आपको पता है, सोवियत यूनियन का वॉर आपको समझ में आ गया। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज हैव? ये रहा स्टालिन का फोटो। तो उसको पता था कि हिटलर अटैक नहीं करेगा, लेकिन जब हिटलर ने सही में अटैक कर दिया तो हियर इज अ सीक्रेट फोटो। ये बहुत दिन के बाद रिलीज हुई थी, तो स्टालिन के पर्सनल फोटोग्राफर ने ये फोटो बिना स्टालिन के परमिशन के खींची थी और उसको अपने सेफ कीपिंग में रखी थी। ओके, सो दिस वाज द थिंग। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव? एक और चीज मैं बताता हूँ जल्दी से। आप बहुत लोगों, आप जाओगे यूट्यूब पे, जाओगे इंटरनेट पे, तो पीपल से कि यार हिटलर को ऐसे करना चाहिए था, हिटलर को वैसे करना चाहिए था तो जीत जाता। द आंसर इज नो। नाजी जर्मनी वुड नेवर हैव वन द वॉर, एंड द रीजन इज, उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं आपको। सी, 1941 में जब नाजी जर्मनी ने अटैक किया था, तो हिटलर वेंट टू फिनलैंड। हिटलर वेंट टू फिनलैंड, और वहां पर फिनलैंड के प्रेसिडेंट मैनरहाइम नाम का प्रेसिडेंट था, उसके साथ उसने सीक्रेट मीटिंग की थी एक ट्रेन में। और उस ट्रेन में क्या हुआ था कि मैनरहाइम के एक स्टाफ ने रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग खुली छोड़ दी थी, और वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आप सुन सकते हो। उसमें 1941 में व्हेन जर्मनी वाज एक्चुअली विनिंग द वॉर, हिटलर बोल रहा है वी स्क्रूड अप, हाँ वी स्क्रूड अप बिग टाइम, वी नेवर एक्सपेक्टेड, दे हैव टैंक्स टिल द आईज कैन सी, वी नेवर एक्सपेक्टेड, वी थॉट दैट वी विल नॉक ऑन द डोर एंड द डोर विल कोलैप्स। और 1941 में ही हिटलर को समझ आ गया था दिस इज अ ब्लंडर, ऑल्दो आई एम विनिंग दिस विल नॉट हैपन। ओके, इसीलिए वो क्या नर्वस हो गया, और नर्वसनेस में उसने ब्लंडर पे ब्लंडर करते गया, एंड फाइनली इट लेड टू द डिफीट ऑफ जर्मनी इन 1945। सो दिस इज योर, उसके बाद बाल्कन्स एंड ग्रीस में भी हुआ था, देन सीज ऑफ लेनिनग्राड मैंने बता दिया था। सो बाल्कन एंड ग्रीस में क्या हुआ था, बेसिकली इटली ने अटैक किया था, मैंने आपको बताया ना, इटली ने अटैक किया था, तो कैसे हिटलर सेड दैट ओके आई शुड नेवर हैव ट्रस्टेड दीज बॉय लवर्स एंड स्पेगेटी ईटर्स, बिकॉज इटली वेयर एवर इट वेंट इट मेस्ड अप, इट स्क्रूड अप। तो इटली को बचाने के लिए ग्रीस में अटैक करना पड़ा जर्मनी को, अपने ट्रूप्स डाइवर्ट करने पड़े, बाल्कन्स में अटैक करना पड़ा, ट्रूप्स डाइवर्ट करने पड़े। तो दैट्स वाई रशिया के साथ जो है 100% वॉर नहीं हो पाया, बिकॉज मुसोलिनी screwed up every time. Okay, yes Dhruv, please बोले। Yes, Japan attacked Pearl Harbor because it wanted resources, but there were plenty of resources in Russia. Why didn't Japanese army march in Russia from the eastern side? That is a very, very good question. Okay, so there was a treaty between Italy, Germany and Japan. Okay, so what happened was basically, अगर ईस्टर्न साइड को आप देखोगे, if you will see ईस्टर्न साइड, तो एक तो सबसे पहले वो जो एरिया है व्लादिवोस्तोक वाला, दैट इज ओके, इट इज इनएक्सेसिबल, साइबेरियन है, इनएक्सेसिबल है, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन And उस समय, बहुत ज्यादा Siberian Railway was still there. बट how much you would have used that, अभी मैं बताता हूँ आपको। there was speculation that would Japan invade, तो उसके लिए क्या हुआ था, स्टालिन sent millions of troops to the eastern front, to the western, his eastern front. Okay, Stalin actually allocated millions of troops to the Japanese front,
लेकिन दोनों में अटैक नहीं हुआ बिकॉज प्रायोरिटीज कहीं और थी. जो जापान है, इट वांटेड नॉट ओनली रिसोर्सेज, इट वांटेड पैन एशियन नेशनलिज्म कंसोलिडेशन. उसको चाहिए था साउथ ईस्ट एशिया का के कंट्रीज. ओके, सो इट वांटेड दैट. रिसोर्सेज वाज वन थिंग. उसमें क्या था वो मैं बात करता हूं. बिकॉज एम्बार्गो एक लगा दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, एंड इट सेड कि तुम ऑयल वगैरह अब नहीं मिलेगा तुम्हें, तो उसके लिए डेस्परेट हो गया था. लेकिन ओके, साइबेरिया हैड ऑयल, बट आज के डेट में आप कर सकते हो ना. उस समय यू आर टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड 1941, वाज साइबेरियन ऑयल एक्सेसिबल देन? ओके, दैट इज द क्वेश्चन. उस समय जो मेन ऑयल कहां से आता था? तुर्कमेनिस्तान से आता था, एंड वहां से नेचुरल गैस एंड ऑयल आता था. और कहां से आता था? अजरबैजान से आता था. साइबेरियन ऑयल जो है उसका एक्सट्रैक्शन का टेक्निक, ओके, इट इज अ वेरी वेरी क्रूड ऑयल. आपको पता है आज के डेट में भी साइबेरियन ऑयल को नेगेटिव माना जाता है, उसमें सल्फर कंटेंट इज वेरी हाई. उस समय तो एक्सट्रैक्शन की भी प्रॉब्लम थी. उस समय एक्सट्रैक्शन की भी प्रॉब्लम थी. यस, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम है. एंड यू नो स्पेक्यूलेशन थी, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं. यू हैव पोज्ड अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन. डिनाई नहीं कर रहा हूं आपको, मैं ये भी तो बता रहा हूं दैट स्टालिन सेंट मिलियंस ऑफ ट्रूप्स टू द जापानीज फ्रंट इन प्रिपरेशन कि ओके चलो हिटलर ने अटैक किया है, इटालियन ट्रूप्स भी है यहां पर. ओके, नेचुरल क्या है, जापानीज भी आएंगे. लेकिन जापानीज नेवर केम. एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन. मैं ये बोल रहा हूं मिलियंस ऑफ ट्रूप्स वेर एलोकेटेड. इट वाज ओनली until 1943 when Stalin became sure that the Japanese are not going to invade, these millions of troops came to the German front. Okay, this is the thing. Okay, any more questions that you guys might want? साइबेरिया हैड ऑयल, राइट, साइबेरिया हैड ऑयल, बट उसका एक्सट्रैक्शन उस समय नहीं हुआ था. मेजर जो एक्सट्रैक्शन था अजरबैजान वगैरह से होता था. ओके, एनी यस वैभव प्लीज. सर एक सर जेन्युइन सा डाउट था कि सर अगर सब देखा जाए तो सब पूरे वर्ल्ड वॉर टू का पूरे एक जो कॉजिंग जो इफेक्ट जो रीजन था वो सर अपीसमेंट का था. अब सर अगर इस जापान के केस में अगर हम सर देखें कि सर जो सिविलियन गवर्नमेंट जो थी सर वो उनको उनके बस में वो आर्मी वो थी नहीं. और सर पूरे जो चाइना का भी जो इंसिडेंट जो हुआ था वो सब जो जैसे सर पाकिस्तान के जो जनरल्स जो होते वो चढ़ जाते हैं क्योंकि चाहे वो कारगिल हो या फिर वो हो, तो फिर जापानीज वाले भी सर जो थे वो इतने एम्बिशियस थे कि वो चढ़ जाते थे, वो भी बिना कोई सिविल गवर्नमेंट को वो कंसल्ट करें. तो हमसे ये भी हमसे कि कह सकते हैं कि अगर एग्जाम में आए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सिविल गवर्नमेंट को इसलिए भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो. एब्सोल्युटली, सिविल गवर्नमेंट का एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो. वर्ल्ड वॉर 1 में भी मैंने बताया था कैसे OKW जो है जर्मन आर्मी हाई कमांड, इट ओवररोड द जर्मन सिविलियन गवर्नमेंट एंड इट टुक पावर फ्रॉम द सिविलियन गवर्नमेंट. एंड उसने ये किया था, उसने क्या किया कि बेसिकली वॉर पे जर्मनी को ढकेल दिया. सो ये चीज आप बोल सकते हो, दैट इज फाइन. ओके, सो अब हम आ जाते हैं इन्वेजन ऑफ इटली पे. सो व्हाट हैपेंड वाज, इटली के बारे में थोड़ा बात करते हैं. तो इटली को मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम राइज ऑफ फैसिज्म में, दैट इटली में जो मुसोलिनी था इट वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेकंड रोमन एम्पायर. तो उसके लिए उसने जो अफ्रीकन कॉलोनीज है जैसे कि ट्यूनीशिया और लिबिया उसको कैप्चर किया, और उसके बाद इथियोपिया को भी कैप्चर करने वाला था और उसको कैप्चर कर भी लिया 1935 में. बट वहां पर उसकी किरकिरी हो गई. वाई? बिकॉज इथियोपियंस ने उसको बहुत अच्छा मजा चखाया था. इट वाज कॉल्ड द इन्वेजन ऑफ अबिसीनिया. उस समय इथियोपिया को क्या बोलते थे? अबिसीनिया. ओके, बेसिकली उसका ये था, मन था कि यार मेरे को नया रोमन एम्पायर बनाना है, लेकिन दे वर नॉट रेडी. मैंने ये भी आपको बताया था कि मुसोलिनी के जनरल्स ने क्या बोला था कि सर 1949 तक वी आर नॉट रेडी फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर. आपको 1949 तक वेट करना होगा. लेकिन हिटलर कूद गया वॉर में बिफोर दैट, 10 साल पहले ही, बिफोर द कट ऑफ डेट ऑफ द इटालियन आर्मी, कि हम उस समय तक वी विल बी देयर. तो इटली को भी कूदना पड़ा बिकॉज ट्रीटी ऑब्लिगेशन था. हिटलर मुसोलिनी का फ्रेंड था एंड ऑल दीज थिंग्स. लेकिन उसके बाद भी इटली चुप रही थोड़े दिन. इटली ने ज्यादा कुछ नहीं किया. इटली देख रही थी कि हिटलर के साथ क्या होगा. जैसे ही फ्रांस पे कैप्चर किया, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छा खेल रहे हो, लेट मी ऑल्सो ज्वाइन यू. इटली ने 1 साल तक कुछ नहीं किया. इटली जस्ट सेड कि चलो देखते हैं हिटलर क्या करता है, हारेगा तो मैं हिटलर को डिच कर दूंगा और बोलूंगा कि हिटलर इज इनसेन. लेकिन जब जीतने लगा, फ्रांस पे अटैक कर दिया यार, पेरिस फॉल हो गया. इट ऑल्सो इन्वेडेड पेरिस, सॉरी फ्रांस के सदर्न बॉर्डर को इन्वेड करके, एंड इट कैप्चर्ड दोज एरियाज.
इटली के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो उसके इनएफिशिएंट ट्रूप्स थे, द जनरल्स वेयर टोटली इनकॉम्पिटेंट. ओके, सो इटली को फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंड वाज दैट इटालियंस लॉस्ट इन लिबिया. ओके, इटालियन दे लॉस्ट इन लिबिया. और उसके बाद वहां पर व्हाट हैपेंड वाज कि रोमेल करके एक जनरल था, और रोमेल को भेजा गया. रोमेल वाज अ जनरल, जर्मन फील्ड मार्शल था, उसको भेजा गया कि हेल्प करिए. जर्मन जनरल था, डेजर्ट फॉक्स बोलते थे. तो ही ट्राइड हिज बेस्ट. ओके, जैसे मैं मैप बना के दिखाऊं आपको, ये सपोज दिस इज इजिप्ट, दिस इज इजिप्ट एंड दिस इज लिबिया एंड दिस इज ट्यूनिशिया. तो रोमेल यहां पर आया, उस यहां पर ये किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश के कंट्रोल में इजिप्ट था, और यहां पर ये इटालियंस के कंट्रोल में था, एंड इटालियंस वेयर लूजिंग. इटालियंस वेयर लूजिंग. ओके, सो ध्रुव यू वांट टू से समथिंग? ओके, अच्छा ऐसे ही खड़ा है, ठीक, कोई बात नहीं. तो ब्रिटिशर्स जो थे वो अटैक कर रहे थे इटली पे, इटली वाज लूजिंग. तो रोमेल को भेजा गया, और रोमेल एक छोटे ट्रूप्स के साथ आया था, बहुत ज्यादा ट्रूप्स के साथ नहीं आया था. बट रोमेल जो था, ही वाज अ मास्टर इन ब्लिट्जक्रीग, ही वाज अ मास्टर इन टैंक वॉरफेयर. तो उसने क्या किया, तुरंत अटैक किया, एंड ही इन वो कुछ ही दिन में अंदर चला गया इजिप्ट के, एंड ही वाज एबल टू रिवर्स द लॉसेस ऑफ द इटालियंस. तो यहाँ पर ये आपका कायरो है, दिस इज योर कायरो ऑन द नाइल. और यहाँ पर कौन सा सिटी है आपका? अलेक्जेंड्रिया है. अलेक्जेंड्रिया से 50 किलोमीटर दूर एक सिटी है, उसको बोलते हैं एल अलामीन. और एल अलामीन जो है, एल अलामीन जो है वो वहां पर रिवर्सेस हो गया. वहां पर द ब्रिटिशर्स दे वर एबल टू होल्ड. वहां पर काफी ज्यादा इंडियंस जो है, इंडियन ट्रूप्स थे, एंजाक ट्रूप थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ट्रूप थे, उन्होंने होल्ड करके रखा. एंड देन देयर वाज रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर रोमेल. देन व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ सिटी कॉल्ड तोब्रुक, उसको बोला जाता है सीज ऑफ तोब्रुक. तो तोब्रुक पे जब सीज किया तो वहां पर व्हाट हैपेंड, इट वाज अ हेवीली फोर्टिफाइड एलाइड सिटी. वहां पर एंजाक ट्रूप्स थे, देयर वर सम ब्रिटिश ट्रूप्स एज वेल. तो तोब्रुक पे कैप्चर नहीं कर पाया. एंड ऑल्दो रोमेल को ज्यादा ट्रूप्स नहीं मिले थे, बहुत ही कम, 100 टैंक्स ओनली, एंड दे वर गिवन ओनली फ्यू सोल्जर्स. और रोमेल बिकॉज ऑफ दैट मटेरियल उसके पास नहीं था, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं था, तो दे वर पुश्ड बैक. एंड दे हैड टू बेसिकली रोमेल को क्या करना पड़ा, ट्यूनिशिया आया. ट्यूनिशिया में उसका पीछा किया गया, अमेरिकन ने पीछा किया और ब्रिटिशर्स ने पीछा किया. एंड देन रोमेल हैड टू रन बैक विथ ऑल हिज जर्मन ट्रूप्स बैक टू जर्मनी. और इटालियंस को क्या करना पड़ा, दे हैड टू रन बैक टू इटली. और फिर जो ट्यूनिशिया है, इट बिकेम अ लैंडिंग पॉइंट फॉर द इन्वेजन ऑफ इटली. अब इटली जो था, विच वॉज अ मेजर एलाई ऑफ जर्मनी, उसका इन्वेजन स्टार्ट हो गया. तो सिसिली, ये देखो सिसिली का इन्वेजन है, दिस इज द सिसिलियन इन्वेजन. ये अमेरिकन ट्रूप्स है, दे आर लैंडिंग इन सिसिली. तो सिसिली एक कट ऑफ एरिया है, बेसिकली एक आइलैंड है इटली का, दिस इज द सिसिलियन आइलैंड. ओके, और इसमें अटैक किया गया. यहां पर क्या हुआ, दैट एक्चुअली ये अटैक जो था डिड नॉट गो एज पर प्लान, बिकॉज एक जर्मन जनरल था, उसका नाम था केसल रिंग, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट जनरल. एंड ही सेड दैट ओके, अब ये अटैक हो चुका है, तो आई थिंक कि ये एरिया जो है, दिस विल बी लॉस्ट, लेकिन लेट मी एक्सट्रैक्ट सम टैक्सेस, मतलब लेट मी एक्सट्रैक्ट अ कॉस्ट, कि हम एक एक इंच जो देंगे अमेरिकन को, उसके लिए हम वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट अ कॉस्ट, मतलब एक इंच के लिए 100 आदमी हम मारेंगे. तो केसल रिंग, he organized a beautiful defense of Italy, and for each inch that the Allied took from the Sicilian island and from the Italian peninsula, they had to commit a lot of troops, because beautiful defenses were done by Kesselring. Okay, और उसके बाद Kesselring ने क्या किया, इस एरिया में, ओके, इस एरिया में एक लाइन बना दी. जस्ट अ मोमेंट. ओके, केसलरिंग ने क्या किया, केसलरिंग ने एक एरिया यहां पर बना दिया, उसको सीग फ्रीड लाइन भी बोला जाता है. सीग फ्रीड लाइन क्या था, यस, गॉथम लाइन और सीग फ्रीड लाइन दोनों बोला जाता है. तो सीग फ्रीड लाइन वाज बेसिकली कि इसके नीचे किसका कैप्चर था,
एलाइड का कैप्चर था और उसके ऊपर था ये जर्मन का कैप्चर था। तो एक नया स्टेट बनाया गया, इटालियन सोशलिस्ट स्टेट, और उसको 2 साल के लिए वो स्टेट था। अब यहां पर क्या हुआ, दैट व्हेन द पीपल वेर मार्चिंग, द एलाइड पीपल वेर मार्चिंग, द एलाइड ट्रूप्स वेर मार्चिंग, दे गॉट होल्ड ऑफ मुसोलिनी, दे गॉट होल्ड ऑफ मुसोलिनी, और उसको क्या किया, उसको एक एक एल्प्स वाले एरिया में रखा। ओके, उसको एल्प्स नहीं, आई थिंक किसी माउंटेनस एरिया में उसको मुसोलिनी को कैप्चर करके रखा। तो हिटलर सेड दैट यार मेरा एलाई जो है मुसोलिनी, ही इज कैप्चर्ड। एक बंदा था, उसका नाम ऑटो स्कोरेंजी था। क्या नाम था? ऑटो स्कोरेंजी। ऑटो स्कोरेंजी वाज सेंट, और उसने क्या किया, वो इंग्लिश जानता था ऑटो स्कोरेंजी। उसने क्या किया कि एक पूरा एक अपना टीम बनाया, एंड दे वोर अमेरिकन यूनिफॉर्म एंड दे वेंट टू वेयर मुसोलिनी वाज हाइडिंग, एंड वहां पर, एंड ही सेड कि हम तो अमेरिका से हैं दोस्त, अमेरिकन ट्रूप से हमें देखना है मुसोलिनी, हमें ऑर्डर मिला है मुसोलिनी को ट्रांसपोर्ट करने का। एंड ही फैब्रिकेटेड पेपर लेके गया एंड ही शोड इट टू द कमांडोज, वहां पर जो मुसोलिनी को कैप्चर्ड मुसोलिनी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड द कमांडो से ठीक है। एंड देन वो जो मुसोलिनी को लेके पहुंच गया वहां पर, मुसोलिनी को लेके पहुंच गया जर्मनी। और उसके बाद यहाँ पर जो कैसल रिंग ने दो डिवीजन किया था, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही माउंटेनस एरिया, दिस इज अ माउंटेनस एरिया, तो मुश्किल है इसके इधर जाना। तो यहाँ पर एलाइज ने बोला कि ठीक है, हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। सो दिस वाज द एलाइड कंट्रोल इटली, एंड दिस वाज द इटालियन सोशलिस्ट स्टेट, जिसको जर्मन्स ने पपेट स्टेट की तरह, जैसे विशी फ्रांस था वैसे ही इटालियन सोशलिस्ट स्टेट बनाया था। इसको मुसोलिनी को दे दिया कि सर मुसोलिनी जी आप इसको रूल करें जर्मनी के बिहाफ में। एंड यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिफेंसिव लाइन बनाया कीसल रिंग ने। ओके, सो दिस इज द थिंग। 1945 में जब फाइनली इटली कोलैप्स्ड, तो मुसोलिनी वाज हैंग्ड टू डेथ एंड पीपल स्पैट ऑन हिम। Then finally the D-Day happened and the invasion of Normandy. So उसमें देख सकते हो क्या हुआ कि millions of troops, American troops, British troops and all of these troops जो है उनको लैंड किया गया इस एरिया पे। एंड वहां पर क्या हुआ था, दिस वाज अ जर्मन इंटेलिजेंस फेलियर। व्हाट हैपेंड इन दिस थिंग वाज बेसिकली जो एलाइज हैं उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन फीड की थी दैट वेयर वी आर गोइंग टू लैंड। और उन्होंने क्या किया था कि कुछ एरियाज में डमी सिटीज बनाए थे। डमी सिटीज इन द सेंस कि लिटरली डमी के सिटीज। अरे आपको मिल गया ना, ये डॉक्यूमेंट मिल गया, इसको लिटरली डमी के सिटीज बनाए गए थे। ओके, और डमी के सिटीज क्यों बनाए गए थे, ताकि जर्मन प्लेन्स जब ऊपर से जाएं तो उनको लगे कि नीचे में एक्चुअली में ओके वो डमीज को, जो मैनिक्विन्स होते हैं, उनको उन्होंने पहना दिया यूएस आर्मी का यूनिफॉर्म, उनको लगे, और वहां पर टैंक्स वगैरह, डमी टैंक्स वगैरह, इन्फ्लेटेड टैंक्स मतलब बलून वाले टैंक्स वहां पर लगा दिए। एंड जब ऊपर से देखा तो अरे अरे ओके, यहाँ पर द जर्मन रिकॉनेसेंस थॉट कि यार यहाँ पर बहुत सारा कंसंट्रेशन है, दे माइट हिट हेयर, यहाँ पर बहुत सारा कंसंट्रेशन है, दे माइट हिट हेयर। ये जर्मन इंटेलिजेंस को उन्होंने क्या किया, बेसिकली उसको ल्यूर कर दिया, एंड जर्मनी ने अपने ट्रूप्स जो है उसको थिनली स्प्रेड कर दिए, अपने डिफेंसिव ट्रूप्स को। हिटलर ने 1941 में ही एक वॉल का ऑर्डर दिया था कि आप ये पूरा जो एरिया है उस पे एक वॉल बनाएंगे, उसको बोला जाता था अटलांटिक वॉल। और अटलांटिक वॉल जो था उसमें बड़े बड़े बंकर्स थे, बड़े बड़े पिल बॉक्सेस थे, ये सारी चीजें। यस, तो फाइनली क्या हुआ दैट द एलाइज Operation Mincemeat, yes, allies were able to invade, and then कुछ बीच हेड पे नॉर्मेंडी, जूनो, ओके, ये सारे बीचेस पे दे केम, और दे वर एबल टू ओमाहा बीच उसमें भी था। एंड बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज ली, बिकॉज जर्मनी जो डिफेंस पोजिशन थे, दे वर हेविली एंट्रेंच्ड। जर्मनी हैड हेविली एंट्रेंच्ड डिफेंसिव पोजिशंस। और उसके बाद क्या हुआ, बट दे वर एबल टू गेट अ फुट होल्ड वहां पर बीच हेड्स, जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे, बीच हेड्स, उसको कैप्चर कर पाए। एंड हु वाज द जर्मन जनरल जो यहां पर जर्मनी का लीड कर रहा था? डू यू नो हु वाज द जर्मन जनरल? कैन यू नेम द जर्मन जनरल हु वाज लीडिंग द डिफेंस ऑफ अटलांटिक वॉल? द आंसर इज रोमेल। यस, सो रोमेल मैन कर रहा था इसको। रोमेल की गलती क्या थी कि उसने पैंजर डिविजन्स, अपने जो टैंक डिवीजन है, उसको बहुत पीछे रखा हुआ था। ये देख रहे हो, बहुत पीछे है।
So when the Americans started landing here, there was nothing to attack, only defend. Okay, that was the problem. Then फ्रांस धीरे धीरे करके क्या हुआ, पीछे आते गए, जर्मनी को हराते गए, एंड ऐसे करते करते जो फ्रेंच एरिया है, इट वाज लिबरेटेड, एंड फाइनली पेरिस वाज लिबरेटेड. दिस इज द इसको बोलते हैं ट्रायम्फ डी आर्क. और यहीं पर नाजी ट्रूप आए थे 5 साल पहले, अब यहाँ पर एलाइड ट्रूप्स आए हैं. एंड जो फ्रेंच कोलैबोरेटर्स थे जिन्होंने नाजीज के साथ कोलैबोरेट किया था, विमेन who fraternized with Nazi troops, okay, उनका they were shaved, their heads were shaved and their face was blackened and they were also paraded here because उनको बोला गया था कि आप enemies के साथ collaborate कर रहे हैं. Then अब basically Hitler was basically effed, okay, दोनों तरफ से हिटलर स्क्विश हो रहा था. एक तरफ से सोवियत यूनियन आ रहा था और एक तरफ से फ्रांस आ रहा था. तो हिटलर सेड कि मैं एक लास्ट डिच अटेम्प्ट करूंगा. उसको बोला गया बैटल ऑफ द बल्ज. एंड बैटल ऑफ द बल्ज में एक कॉलोनल पाइपर था, और कॉलोनल पाइपर को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप वापस से एक सरप्राइज अटैक कीजिए, आपको मैं ट्रूप्स दे रहा हूं, नए टैंक्स दे रहा हूं. ओके, देयर इज अ वेरी फेमस सॉन्ग आल्सो, पैंजर लाइड. पैंजर लाइड मतलब क्या होता है? पैंजर मतलब जर्मन में टैंक होता है, लाइड मतलब होता है सॉन्ग. ओके, तो इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे. पैंजर लाइड टाइप करना, बैटल ऑफ द बल्ज. सो इट्स अ वेरी गुड मूवी, 1966 की मूवी है. एनीवेज, so battle of the bulge was the last major offensive by Hitler on the western front. यहां पर क्या हुआ, they wanted कि हम एक division create करें. I'll just tell you what it was. Okay, यहां से क्या चाह रहा था बेसिकली हिटलर, दैट अमेरिकन फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस में, अमेरिकन फोर्सेस जो कि सदर्न पार्ट में थे और ब्रिटिश फोर्सेस जो नॉर्दर्न पार्ट में, उसमें डिवीजन क्रिएट करके केओस क्रिएट करना. एंटवर्प करके एक जगह है, डू यू नो वेयर इज एंटवर्प? एंटवर्प इज इन बेल्जियम. एंटवर्प इज नाउ नोन फॉर डायमंड हब, एज अ डायमंड हब. लेकिन हिटलर का प्लान था कि बैटल ऑफ द बल्ज में मैं एंटवर्प पे कब्जा करूंगा, एंड ब्रिटिश फोर्सेस जो कि नॉर्थ में है नीदरलैंड्स के एरिया में, और यूएस फोर्सेस जो कि साउथ में है, ओके, दैट इज डिफरेंट, मार्केट गार्डन इज डिफरेंट, वहां पर मैं कैप्चर करूंगा और दोनों में केओस करा के लड़ाई करवा दूंगा. दोनों में केओस क्रिएट करके लड़ाई करवा दूंगा. क्योंकि हिटलर वाज इन प्रेशर ऑलरेडी, पोलैंड के पास आ चुके थे यूएसएसआर वाले, एंड इधर से अमेरिकन आ रहे थे. तो दोनों तरफ से टू फ्रंट वॉर, एंड लिटरली हिटलर के पास नो ऑयल, नो फूड, नथिंग वाज देयर, एंड ही वाज स्क्रैपिंग थिंग्स बेसिकली. सो हिटलर सेड कि एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, बैटल ऑफ द बल्ज करते हैं. इट इनिशियल सक्सेस था, 5-6 दिन के लिए सक्सेस रहा, बट आफ्टर अ वीक अगेन वही प्रॉब्लम, तेल नहीं है, खाना नहीं है सोल्जर्स के लिए, एंड इट फेल्ड, प्रोग्राम फेल्ड. फाइनली क्या हुआ, that German army became a defensive army and assault on Germany and Berlin. Finally 29th April को, 9 days after his birthday, Hitler and his mistress Eva Braun and his dog Blondie, they committed suicide. Okay, Blondie को गोली मार दी गई, और गोबेल्स जो था, गोबेल्स के 9 बच्चे, गोबेल्स खुद, गोबेल्स की वाइफ, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया साइनाइड खा के. एंड a lot of Nazis they committed suicide. Then on 3rd May the troops entered Berlin, लेकिन फिर भी कैपिचुलेशन नहीं हुआ था, बिकॉज एडमिरल कार्ल डोनिट्स, जर्मनी का एक एडमिरल था कार्ल डोनिट्स, उसने 5 दिन तक, फॉर 5 days ही मेड अ गवर्नमेंट कॉल्ड द फ्लेंसबर्ग गवर्नमेंट. तो हिटलर ने अपने विल में कार्ल डोनिट्स को फ्यूरर बना दिया. एंड बहुत सारे लोग थे हिटलर के क्लोज जो ये चाह रहे थे कि मैं बन जाऊं फ्यूरर. लेकिन हिटलर ने किसको फ्यूरर बनाया? एक आदमी था एडमिरल जो उसके नेवी का था, उसका नाम था कार्ल डोनिट्स. तो कार्ल डोनिट्स वेंट टू नॉर्दर्न जर्मनी, एक जगह है उसका नाम है फ्लेंसबर्ग. तो फ्लेंसबर्ग में जाके ही मेड अ गवर्नमेंट, लेकिन वो भी नहीं चली. 5 दिन के अंदर 8 मई को सरेंडर साइन किया गया. हियर इज
Wilhelm Keitel, German general, who is signing the documents, and total surrender, total capitulation. Okay, Himmler and Goring, because they tried to cut a deal. हिमलर जो था, हाइनरिक हिमलर, और जो गोरिंग था, दे ट्राइड टू कट अ डील विद द एलाइज कि मैं बच जाऊं, और हिटलर को ये पता चल गया था, और हिटलर इसीलिए उनसे खफा था. So this is your Eastern Front. Any questions that you guys might have? Any questions that you guys might have? Root guy, Mein Führer, yes. Any questions that you guys might have? No. ओके, सो आज हम इसको यहीं बंद करते हैं. पैसिफिक थिएटर जो है और इंडियन इन्वॉल्वमेंट, दो चीजें करनी बाकी है, जापान का इन्वॉल्वमेंट और पैसिफिक थिएटर एंड इंडियन इन्वॉल्वमेंट. वो हम कल कर लेंगे. नहीं, कल नहीं, कल कर लेंगे. कल सुबह आ सकते हो. इफ यू गाइस कैन कम इन द मॉर्निंग, देन वी कैन हैव अ क्लास. ओके, सुबह में कर लेंगे 11 बजे के करीब. ओके. Why wasn't there public uprising? बहुत हुआ है public uprising, but it was systematically oppressed by the Gestapo. 1944 में. You want to say something? Okay. 1944 में there was an attempt. आपने वो देखा, टॉम क्रूज की मूवी है Valkyrie. So Operation Valkyrie was an attempt. Okay, basically 20th June conspiracy बोलते हैं उसको. 20th जून कॉन्स्पिरेसी में हिटलर को बम से उड़ाने की कोशिश हुई थी, बहुत कोशिश हुई थी, लेकिन हिटलर जो था उसके बॉडीगार्ड्स बड़े एफिशिएंट थे. दूसरी चीज थी, हिटलर यूज्ड टू चेंज हिज प्लान एट द लास्ट मोमेंट. तो जितने भी असैसिनेशन अटेम्प्ट थे हिटलर पे, ऑल फेल्ड. हिटलर को प्रोटेक्ट करती थी एक अलग से एसएस की बॉडीगार्ड ट्रूप्स थी, वो प्रोटेक्ट करती थी. तो उनके पास अच्छा इंटेलिजेंस था, तो दे वर एबल टू हिटलर के लाइफ पे अटेम्प्ट्स कर लेते थे. उसके बाद यूज ऑफ कंसंट्रेशन कैंप्स was a lot of a lot of people, they were interned. तो बेसिकली ये इंश्योर किया गया था कि जो जर्मन ऑडियंस है या जर्मन जो जनता है, मैक्सिमम वो हिटलर की सपोर्टर है. ओके, सो दिस इज योर ईस्टर्न फ्रंट. वेस्टर्न, नॉट ईस्टर्न फ्रंट, यूरोपियन थिएटर. ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट दोनों. अब हम बात करेंगे पैसिफिक थिएटर की. कल सुबह आ जाना, कल सुबह 11 बजे. छोटा सा क्लास होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इतना एग्जॉस्टिव नहीं है. उसमें जापान के बारे में बात करेंगे, पैसिफिक थिएटर, और इंडियाज रोल इन वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करेंगे. एंड आवर वर्ल्ड वॉर 2 विल बी ओवर. ओके, उसके बाद हमें क्या बात करना है, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन. जैसे जर्मनी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, देन 2 पार्ट में ईस्ट जर्मनी, देन वेस्ट जर्मनी. ओके, देन व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर दैट, कोल्ड वॉर के बारे में हम बात करेंगे, कैसे यूएसएसआर, ओके, इट केम टू ब्लोज, यूएसएसआर एंड यूएस. देन उसके बाद हम बात करेंगे तमिल सिन्हाला कन्फ्लिक्ट, श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में. उसके बाद हम बात करेंगे इराकी वॉर के बारे में, ईरान इराक वॉर, एंड देन यूएस इन्वेजन ऑफ इराक, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. उसके बाद हम बात करेंगे 2011. नहीं, कल नहीं, मतलब बता रहा हूं आपको. आई एम टेलिंग यू, कोरियन वॉर विल बी कवर्ड इन द कोल्ड वॉर ओनली. आई एम टेलिंग यू अबाउट द सिलेबस, हाउ, कैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा. ठीक है. ओके, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हम फिर पीछे जाएंगे, हम 19th सेंचुरी में जाएंगे, नेपोलियनिक वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें कवर करके, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें कवर करके, कम्युनिज्म का ओरिजिन, कम्युनलिज्म का ओरिजिन, कम्युनिज्म का ओरिजिन, ये सारी चीजें कवर करेंगे. और मोस्ट प्रोबेबली आई हैव kept 30th of October. Yes, Afghan USSR war will be covered within Cold War only. Okay, 30th of October, your world history will be done, and it will be the most comprehensive world history module that you can come across, okay, in the entire industry. Okay.